तो बच्चों आप सभी के लिए विश्वास दिवस का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। जो भी स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वह संकल्प बैच लेना चाह रहे हो, प्रहार बैच लेना चाह रहे हो या फिर प्रारंभ बैच लेना चाह रहे हो, आप सभी के लिए सभी बैचेस पर डिस्काउंट है। आप सभी को पता है संकल्प और प्रहार की अगर हम बात करें 24-25 के लिए आपके लिए बैच है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बैच है। चाहे आप किसी भी मीडियम से हो, अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को कर सकते हैं। साथ ही आप सभी को पता होगा प्रारंभ बैच, और प्रारंभ बैच जो कि 3 इयर्स का प्रोग्राम है आपका, है ना, कि ऐसे स्टूडेंट जो कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के साथ साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये बैच बच्चों आपका बाइलिंगुअल है। और ये बैच अभी 2026 को टारगेट करते हुए है। जो भी बच्चे अभी से तैयारी शुरू करेंगे 26 तक उनकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। और ये बैच अभी आपको 49 नहीं बल्कि 30,000 का जो बैच है वह आपको मिल रहा है। ये ऑफर, अच्छा याद रखना, ये ऑफर आपको वैलिड टिल 10 मार्च तक है। 10 मार्च तक आपको ये डिस्काउंट ऑफर मिलेगा। तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं, वह पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पर जाकर इन सभी बैचेस को अवेल कर सकते हैं। सो आज के इस सेशन में बच्चों हम बात करने वाले हैं आपका कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का लास्ट चैप्टर, दैट इज ग्लोबलाइजेशन, कि कैसे हमने स्टार्ट किया था एंड ऑफ बायोपोलैरिटी से, और कैसे अब जो सारा विश्व है वह एक तरह से अब जुड़ने वाला है इस लास्ट चैप्टर में। और हम यहाँ पर करंट का जो एक हम कह सकते हैं जो सीन है बेसिकली सभी कंट्रीज के बीच में, उन सभी पर भी हम बात करेंगे कि आज जो रिलेशन है आखिर वह कैसे है। ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में लास्ट आपका टॉपिक होगा दैट इज ग्लोबलाइजेशन। सो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन का आखिर मतलब क्या है? हम बेसिकली एनालाइजिंग करेंगे कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स को, जैसे कि इंडिया के कंसर्न में अगर हम देखें तो क्या बेसिकली पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या कल्चर कॉन्सिक्वेंसेज है। ठीक है, अगर हम ये देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का एक इम्पैक्ट ये है कि बर्गर, पिज्जा, ये आप देखेंगे कि गांव गांव में इन चीजों की अब एक मांग बढ़ गई है। कहते हैं कि अब जो कल्चर उसका मैकडोनाल्डीकरण हो गया है ना, मैकडोनाल्डिज्म हो गया है। इसका मतलब क्या है? अब नीली जीन्स जो कि अमेरिका की एक वे ऑफ लाइफ को दिखाता है, वो जो ब्लू जीन्स है, वो ब्लू जीन्स खादी के कुर्ते के साथ है। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली जो कल्चर है वह इन्फ्लुएंस हो रहा है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूं, जैसे कि आप देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स सुनो, आपको ग्लोबलाइजेशन को समझ में आएगा कि वैसे तो हम कह देते हैं ठीक है ग्लोबलाइजेशन एक टर्म है, बट ये जो टर्म है लोगों की लाइफस्टाइल में, लोगों के जीवन को कैसे इसने इंपैक्ट करा है, हम उसका थोड़ा सा एक जो एग्जाम्पल्स है उससे समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम देखें कि जो किसान है, बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनकी जो फसल है वह खराब हो गई। आत्महत्या करने का कारण ये था कि उन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी से बहुत महंगे बीज खरीदे थे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो कि अब मान लो कि जैसे कि आपने देखा होगा कि अमेरिका की बेसिकली जो, जैसे कि आप किराना शॉप देखते हैं जहां पे आप डेली का जो या फिर राशन का जो सामान है वह लेने जाते हैं, या फिर छोटी इस तरह की दुकान है। अब अमेरिका क्या कर रहा है कि बड़े बड़े मल्टी स्टोर्स जो हैं वह खोल दे रहा है, उसमें डिस्काउंट भी दे रहा है। तो यहां पर क्या है कि जो छोटी दुकानें उनका तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। या फिर अगर आप देखेंगे कि जैसे कि शफल या फिर और भी खैर कई इस तरह के, अगर जो आप देखेंगे कि जो डेली आप वेजिटेबल्स या हम फ्रूट यूज़ कर रहे हैं, उन सभी को बेसिकली एक स्टोरेज हाउस और इन सभी से आपको दिया जा रहा है। तो जो ठेले पे बेच रहे हैं फल, उसका क्या होगा, उनका क्या होगा। या फिर आप अभी ये देख सकते हैं कि अभी एट प्रेजेंट जो है, जो विदेशी कंपनियां हैं या फिर जो हम यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम कोई हम एप्लीकेशन के माध्यम से जो चीज़ें हैं वह ऑनलाइन ही घर आ जा रही हैं। ठीक है, इसका क्या कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। इन सारी चीज़ों को हम ग्लोबलाइजेशन में बेसिकली देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट है। जैसे कि एक कहानी और सुनो, एक बच्चे को एक साइकिल चाहिए थी, तो उसके जो फादर हैं वह जाते हैं मार्केट और उन्होंने बहुत से ऑप्शंस देखे। उन्होंने देखे कि ना केवल इंडिया बल्कि जापान, चाइना, हर जगह की बनी हुई साइकिल्स हैं। उन्हें लगा कि ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा हमारे एक बजट में भी आ जाए और स्ट्रांग भी हो, ऐसी कोई साइकिल बीच की देख लेते हैं। उन्होंने एक साइकिल इंडिया में ही खरीदी, बट वो बनी हुई चाइना में थी, है ना। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल वैश्वीकरण का ही तो है। सो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? सो ग्लोबलाइजेशन मीन्स होता है कि जो पूरा विश्व है बेसिकली ये क्या हो गया, इंटरकनेक्टेड हो गया, है ना। पूरा जो वर्ल्ड है बेसिकली वह क्या हो गया, इंटरकनेक्टेड हो गया। सो कैपिटल, कमोडिटीज, है ना, कैपिटल की बात करेंगे, कमोडिटीज की बात करेंगे, पीपल्स की बात करेंगे, आइडियाज की बात करेंगे, इनका जो फ्लो है बेसिकली ये क्या है, पूरे वर्ल्ड में हो चला है। बस इसे ही हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, बाकी हम देखेंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। अगर इसका जो विरोध है
बाकी वर्ल्ड लेवल पर भी हो रहा है तो इंडिया के लेवल पर भी हो रहा है। आखिर उसके क्या रीजंस हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? आप देखेंगे कि यूपीएससी में मेंस में एक सीधा सा जो टॉपिक है वह लिखा हुआ है कि इंडिया पर क्या प्रभाव है ग्लोबलाइजेशन के, है ना। सीधा सोच में आप देख लेंगे। सो बेसिकली हम बस इन्हीं बातों की चर्चा जो है वे इस क्लास में करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ग्लोबलाइजेशन वाला जो आपका चैप्टर है, हम इसमें किन किन बातों को पढ़ेंगे। सो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण का कॉन्सेप्ट जो है मेन वह क्या है, इसका अर्थ क्या है। सेकंड हम बात करेंगे कि इसके कॉजेस क्या है, कि आखिर ऐसे क्या कारण है, क्या कोई एक ऐसा कॉज हम कह सकते हैं, कोई एक ऐसा कारण क्या है, क्यों आखिर ग्लोबलाइजेशन हुआ, क्या इसका कोई एक ऐसा सिंगल कॉज है, नहीं है ना, बहुत सारे फैक्टर्स इसके पीछे काम करते हैं। देन हम यहां पर बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस की। सो जो कॉन्सिक्वेंसेस है बेसिकली हम उसको 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस एक तो आपका होगा पॉलिटिकल। सो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है कि आप जो है आप इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते, अब आपको वर्ल्ड बैंक की जो नीतियां उसको ध्यान में रखना है, तो कहीं ना कहीं आप बाइंड हो गए। दैट मीन्स आपकी जो एक सोवर्निटी है कहीं ना कहीं तो प्रभावित होगी। सोवर्निटी का मतलब क्या था कि आप अपने डिसीजन को खुद ले सकें, चाहे वह इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। बट जब अगर आपको वर्ल्ड ट्रेड करना है, अगर आपको विश्व व्यापार करना है, तब आपको क्या करना होगा, जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो नीतियां बना रहा है आपको उसको ध्यान में रखना होगा। दैट मीन्स आपकी इंडिपेंडेंस, आपकी सोवर्निटी बाइंड हुई कहीं ना कहीं, है ना, वो प्रभावित हुई, नेगेटिवली इंपैक्ट हुई। सो पॉलिटिकल की बात करेंगे, देन हम इकोनॉमिक की बात करेंगे। इकोनॉमिक तो देखो ये केवल इकोनॉमिक नहीं है, ध्यान रखना, केवल अगर ये कहा जाए कि ग्लोबलाइजेशन इज ऑल अबाउट ओनली इकोनॉमिक, नहीं, ये गलत हो गया। इकोनॉमिक से रिलेटेड नहीं है, केवल इकोनॉमिक फेनोमेनन नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक के अलावा इसका कल्चरल फेनोमेनन भी है, सांस्कृतिक प्रभाव भी है। जैसे कि हम इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों की बात करेंगे, तो यहां पर हम देखते हैं बेसिकली नेगेटिव और पॉजिटिव इन दोनों में, कि जब हम कल्चर की बात करेंगे कि अब देखो, अब पहले केवल इडली डोसा खाना था, लेकिन अब नहीं, अब पिज्जा बर्गर भी आपके पास ऑप्शन है। तो या तो हम इसको कुछ इस तरीके से देखें कि हमारे पास जो ऑप्शंस है वे पहले से ज्यादा हो गए हैं, एक तो तरीका हो गया ये देखने का। दूसरा तरीका हो गया ये कि हमने, अगर हम कॉफी की बात करें तो क्या कॉफी ने रिप्लेस कर दिया चाय को, क्या कॉफी ने चाय को रिप्लेस कर दिया कि अब कॉफी पीना आप बहुत इंटेलेक्चुअल समझ रहे हैं, चाय पीना मतलब आप नॉर्मल समझ रहे हैं, तो क्या इस तरह के विचार आएंगे। तो आखिर कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का जो मतलब है वह क्या है। सो यहां पर हम देखते हैं कि इससे आखिर जो थ्रेट है वह क्या है, किसको थ्रेट है, इन सभी चीजों की हम बात जो है वह करेंगे। और एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि बेसिकली जो कल्चरल इन्फ्लुएंस हुआ है वह केवल वन वे नहीं है, इट्स अ 2 वे प्रोसेस, इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरीके से जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है वह हुआ है। कुछ चीजें हमने सीखी भी है तो कुछ चीजें हमारी इंडिया के बाहर भी, जैसे कि आप G20 में देखेंगे, G20 में जितने भी डेलीगेट्स आए हुए थे, स्पेशली हम फीमेल डेलीगेट्स की बात करेंगे, वहां पे जो राजनायक और जो सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए थे उन सभी ने साड़ी वेयर किया हुआ था, लड़कियों ने, जो गर्ल्स लेडीज थी। ऐसा क्यों था? इंडिया का कल्चर है ना, इंडिया के कल्चर को दिखाना, इंडिया का जो कल्चर है, जैसे कि साड़ी पहनना गर्ल्स में ट्रेडिशन रूप से हम देखें, या फिर बॉयज में कुर्ता या शेरवानी, तो ये जो ट्रेडिशन हमारा जुड़ा हुआ है, आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ जो है आपको ब्लू जीन्स जरूर दिख जाएगी। ये जो ब्लू जीन्स है ना, ये ग्लोबलाइजेशन के कारण है। आपको पता है इसका आविष्कार कैसे हुआ था, किसके लिए हुआ था? लेबर क्लास के लिए ब्लू जीन्स बनाई गई थी, क्योंकि जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उनके क्लॉथ्स बहुत जल्दी डर्टी हो जाते हैं, चाहे ऑयल के कारण हो, बाकी चीजों के कारण हो। तब ऐसे में क्या होता है कि बार बार उसमें क्या है, एक कॉस्ट आ जाती है कंपनी की या फिर लोगों की कॉस्ट आ जाती है। तो क्या किया जाता है कि समय समय पर कुछ ऐसे तरीके विकसित किए जाते हैं कि कैसे बेसिकली इनका जो टाइम है इन चीजों पर कम खर्च हो, जो चीजें यूजफुल कम है। तो ऐसे में क्या किया कि जीन्स, ऐसे कपड़े की जीन्स बनाई गई। अब आप देखेंगे जीन्स गंदी नहीं कहलाती, आप कितना भी गंदा हो आप उसको वेयर कर लीजिए, वो ठीक ही लगेगी। इतने डिफरेंट शेड्स हैं, फट भी गई है तब भी कोई बात नहीं। अब तो अगर जीन्स फट गई है तब भी आप, आजकल तो फैशन हो गया,
आजकल तो फैशन हो गया, जितनी ज्यादा फटी हो उतनी ज्यादा महंगी है वो जीन्स। हो सकता है 10,000 भी लिखा होगा और उसमें 4 कट एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर देखो कि अब ये ब्लू जीन्स है जो आपको ये जब जो इस तरह से फटी जीन्स आप देखने लगी, तो ये क्या है? क्या ये ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है ना? तो वो जीन्स पहले केवल लेबर क्लास के लिए बनाई गई थी, लेकिन आज सबके पास है। सो ब्लू जीन्स किसका प्रतीक है? बेसिकली ये सिंबल है अमेरिकन लाइफ का। अमेरिका में जो जीवन शैली अपनाई जाती है उसकी लाइफ का, बेसिकली उस लाइफ का प्रतीक है। और जो सोचते हैं कि ठीक है, अब जैसे हम, अच्छा एक और एग्जांपल बताती हूँ। फसल वाले एग्जांपल हो गया, हमने कुछ शॉप वाले एग्जांपल देख लिया। इंडिया के एक फिल्म मेकर पर इस चीज का आरोप लगा कि उसने हॉलीवुड की जो मूवी है वो कॉपी किया। आप देखेंगे कि बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आप देखेंगे, है ना? या फिर एक मूवी में, किसी एक इंडियन मूवी में या फिर बॉलीवुड की मूवी में या किसी अन्य मूवी में क्या किया गया, हॉलीवुड का एक जो कंसर्न है या उसका जो लुक है या फिर वही फिल्म जो है वही बना दी या उसी के हिंदी में बना दिया। तब ऐसे में क्या देखते हैं आपकी कहीं ना कहीं हमारी पहुंच तो है वहां तक, उसके कल्चर तक, चीजों तक। और आज जब हम अभी आप देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन, जानते हो क्या किस दौर में चल रहा है? ग्लोबलाइजेशन के जब हम कॉजेस की बात करेंगे ना, तो हम इसमें कुछ, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगी, जैसे कि 1.0, 2.0, 3.0 एंड नाउ इट्स AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना? और अब हम बात करेंगे 4.0। तो ये इसके भी भाई स्टेजेस हैं, इसके भी स्टेजेस है। 1.0, 2.0, 3.0 ये इसमें नहीं है। बट हाँ, अगर आप मेरी सांस राइटिंग करते हो, बहुत जरूरी है समझना कि शुरुआत में जब हम 1.0 से शुरुआत करते हैं ना ग्लोबलाइजेशन की, तो इस वक्त हम देखेंगे कि वर्ल्ड लेवल पर या डोमेस्टिक लेवल पर किसी भी तरह के कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे। बस जो भी हो रहे थे व्यापार बस हो रहा था, बिजनेस बस, है ना? ये हम बात करेंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके भी पहले, 14 से 18 के बीच की पहले की बात थी ये, कि जब अगर हम देखेंगे तो क्या इसके पहले व्यापार नहीं हो रहा था। हम बात करें कि जैसे देखो, जब यूरोपीय कंपनी जो हैं, जो यूरोपीय कंपनियों की हम बात करेंगे कि जब वो इंडिया में आती हैं, पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं, ठीक है, डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, जैसे कि आप पडेफ के रूप में याद भी रखते हैं यूरोपीय कंपनियां कब आती हैं। तो आप देखेंगे कि इंडिया का जो मसाला था, जो स्पाइसेस थे, उसमें भी काली मिर्च, जिसको कि यवन प्रिया कहा जाता था, वो काली मिर्च, ब्लैक पेपर जो है वो बहुत फेमस हुआ करती थी। क्योंकि यूरोप में ज्यादातर आप देखेंगे कि अगर वहां की जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है वह ठंडा है, वहां पर आप देखेंगे कि शराब, वाइन और नॉन वेज का आपको बहुत ज्यादा कल्चर मिल जाता है। हमने उसकी देखा देखी अपनाया तो उस कल्चर को, बट हमारे यहाँ की ना वो जलवायु है ना वो सूटेड है चीजें। तो यहाँ पर देखो बेसिकली कि शुरुआत में जब डोमेस्टिक नहीं था, जब डोमेस्टिक रूप से या इंटरनेशनल रूप से किसी तरह का कोई ऐसा समझौता, कोई अग्रीमेंट या इस तरह की कोई संस्था या गवर्नेंस नहीं था, तब भी तो था ये, तब भी तो कहीं ना कहीं जो ट्रेड है वह हो ही रहा था, है ना? तो उस वक्त एक फैक्ट आप देखते हैं कि जब अंग्रेजों ने बंगाल पर बेसिकली कब्जा कर लिया था, प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर के युद्ध के बाद क्या हो गए थे कि जो दीवानी अधिकार है वो सब अंग्रेजों के पास आ गए। और ऐसे में क्या होता है कि अब अंग्रेज जब वहां का रेवेन्यू देखने लग गए, और उसके बाद पता चलता है कि महज 20 और 30 वर्षों में ही ऐसे भयंकर अकाल जैसी जो व्यवस्थाएं हैं वह बंगाल में हो गई। कहा जाता है कि उस वक्त बंगाल, अब ये फैक्ट आपके काम का है, बाकी तो पृष्ठभूमि थी, कि बंगाल जैसा समृद्ध जो प्रांत है, जो कि उस वक्त विश्व व्यापार में लगभग 30% निर्यात किया करता था चीजों का, ये उस वक्त का डेटा है जो आपको कहीं कहीं हिस्ट्री की किताबों में मिलता है। सो ये 1.0 था, उसके पहले की चीजें मतलब हम दे रहे हैं, और इसके भी के पहले कि आप 0.1 कर लो इसमें, तो ठीक है। फिर 2.0 चीज, तो जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी आती गई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी फास्टर होती गई, जैसे जैसे कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है, संचार व्यवस्था है, जैसे जैसे ये बढ़ती गई, वैसे वैसे हम एक दूसरे से जुड़ते चले गए, इंटरकनेक्टेड होते चले गए। और आज गांव गांव में देखो, पहले था कि भाई जो लोग हैं वह डरते थे, टॉर्च से डरते थे, उन्हें पता नहीं होता कि मोबाइल से ऐसे कैसे हो जाता है। अगर आज से आप 10 साल पहले की ही बात करो, या फिर मोबाइल बहुत बहुत तेजी, अभी अभी की बात है भाई, ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी बात है। आप देखेंगे कि 2000, 2005 और 10 इनके आसपास से जो नंबर ऑफ मोबाइल्स है वो बढ़ गए। इतनी सारी कंपनियां, ये जो सेक्टर है, ये जो बिजनेस है वो बहुत बढ़ गया पूरे वर्ल्ड में। आप इसको आप देख लेंगे इस टेक्नोलॉजी को। शुरुआत में हो सकता है इस चीज को अचंभा माना जाए कि अरे हम यहाँ पे बैठे, हम अमेरिका के व्यक्ति से बात कर सकते हो। तो अब टेक्नोलॉजी भी तो इतनी ज्यादा डेवलप्ड हो रही है, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाना, और जब अब हम सर्विसेज को बेसिकली ज्यादा एक दूसरे में हम कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट इनका हो रहा है जो, तो ये 4.0 में हम इन सब चीजों को पढ़ते हैं। सो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी फास्टर हुई, वैसे वैसे जो ग्लोबलाइजेशन है वह बढ़ता गया। आज आप एक क्लिक पे अमेरिका की कोई जो वस्तु है अपने घर मंगवा सकते हैं,
ठीक है। आज आप देखेंगे कि भारत में भी बहुत सारी ऐसे ट्रेडिशनल और ऐसे, चाहे हम क्लॉथ्स की बात करें या चीजों की बात करें, प्रोडक्ट्स की बात करें, है ना, या फिर हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बात करें, वो प्रोडक्ट देखे तो वर्ल्ड लेवल पर काफी फेमस है, उनको मंगाया जाता है ना। जैसे कि मान लो किसी को जीआई टैग मिल गया तो वर्ल्ड लेवल पर भी फेमस हो गया कि अच्छा ये वस्तु यहाँ की बड़ी इंपॉर्टेंट है, चलो उसको मंगा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ना केवल हमने अमेरिका यूरोप के कंट्रीज से चीजों को मंगाना सीखा है ना, और इंडिया की जो चीजें हैं वह भी अब उसी तरीके से अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये सारा ये सब ग्लोबलाइजेशन ही तो है। ग्लोबलाइजेशन मतलब जो इंटरनल बाउंड्रीज है अब उसका कोई महत्व नहीं रहा। इंटरनल बाउंड्री है तो मतलब ये महत्व तो है कि ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस अगर सरकार बना रहा, भारत सरकार, तो इसकी सीमा में चलेंगे। बट अगर हम ट्रेड की बात करेंगे तो ट्रेड के संदर्भ में ऐसा नहीं, मतलब जब आप वो जो बाउंड्री लाइन है वो ब्लर हो रही है आपकी और आप ट्रेड पूरे विश्व में कर पा रहे हैं। और ये ट्रेड बेसिकली, ये फ्लो जो है वह हम देखेंगे कि ये बेसिकली 4 चीजों का होगा। सो बेसिकली यहाँ पर कंसिक्वेंसेस की बात करेंगे। सो व्हाट इज पॉलिटिकल, व्हाट इज कल्चरल, व्हाट इज इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस, है ना। एंड देन नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कि आखिर अब आता है इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कि आपके मेंस में भी सीधा लिखा हुआ है। इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके अलावा हम देखेंगे रेजिस्टेंस, आखिर इसका जो प्रतिरोध है केवल इंडिया नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पर हो रहा है समान रूप से। रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। एंड इस रेजिस्टेंस को अब हम इंडिया के साथ जोड़ेंगे। इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। मेंस में सीधे सीधे क्वेश्चंस यहां से आ जाते हैं, है ना, कि आखिर इंडिया के अगर हम देखें तो कल्चरल फैक्टर, बाकी सारी चीजें जो है वह क्या है, तो ये आपका पूरा चैप्टर होगा। चलिए, सो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, सबसे पहले हम ये देखें। सो ग्लोबलाइजेशन मीन वैश्वीकरण, है ना। ग्लोबलाइजेशन मीन्स फ्लो ऑफ आइडिया, फ्लो ऑफ आइडिया, विचारों का आदान प्रदान, इसका फ्लो भी आएगा। कैपिटल, कमोडिटीज, कैपिटल, कमोडिटीज एंड पीपल। सो चाहे विचार हो, चाहे पूंजी हो, चाहे कमोडिटी वस्तु हो या लोग हो, इनकी स्वतंत्र आवाजाही, आना जाना पूरे विश्व में, दैट इज कॉल्ड वैश्वीकरण, है ना। सो ग्लोबलाइजेशन मीन द फ्लो ऑफ आइडिया, कैपिटल, कमोडिटी एंड पीपल अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, across different part of the world, ठीक है, विश्व के विभिन्न देशों के बीच में एक आवाजाही जो इन 4 वस्तुओं, 4 चीजों की होगी। ठीक है, सो इट हैज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल मैनिफेस्टेशंस। एंड साथ ही हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन जो है ये हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा, ये समटाइम्स नेगेटिव भी होगा। सो इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हमें देखना है। डेफिनेटली ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स की अगर हम नई चीज, अरे आजकल तो रील का जमाना है और आप इस रील के जमाने में जानते हो क्या देख पाते हैं। अब जैसे कि हम क्या कह रहे हैं कि बस इसमें एक विचार भी है, आइडिया का फ्लो अक्रॉस द वर्ल्ड। और यहाँ पर एक इंडियन में आप देखेंगे कि आजकल तो लोग अपनी दिनचर्या को लेकर बना, हेलो दोस्तों मैं आज सुबह उठा और मैंने ये किया
एंड सुबह उठकर मैंने सबसे पहले ब्रश किया, उसके बाद फिर मैंने चाय पी, एंड देन फिर नेक्स्ट मैंने ये किया, है ना। मतलब गांव के लोग भी आप देखेंगे कि भाई किस तरीके से, और फैन फॉलोइंग है उनकी, इस तरह की वीडियोस ज्यादा चलती हैं, इस तरह की वीडियोस लोगों को देखना पसंद है कि कौन क्या कर रहा है। बस वही बात होगी, हमें दूसरे से हमेशा मतलब है वो क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं ये हमें नहीं पता। आज मैंने पढ़ाई की, आज मैंने इतने घंटे पढ़ाई की, मैंने ये किया, फिर मैं इसके बाद खेलने चली गई, फिर ये सारी चीजें। और यही सेम चीजें क्या कर रहा है, ये तो केवल हम अपनी बात कर रहे हैं, यही सेम चीजें आप देखेंगे तो विश्व के कई आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो कि कहीं ना मतलब एक तरह से हम कैसे, चाहे यूट्यूब स्टार कह लो, है ना आप, या फिर इंस्टा पे देख लो कि जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ को वहां पे शेयर कर रहे हैं, वो अपनी आइडियाज को शेयर कर रहे हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे। तो यहाँ पर क्या है कि आइडियाज का अब आपको फ्लो कैसे पता चल रहा है, आप तो आप भाई उनका घर देख सकते हैं कि उनके आइडियाज क्या है, वो इंडिया के जो तरीके हैं, ट्रेडिशन है, वह देख सकते हैं, हम रेसिपी समझ सकते हैं अब कि चाइना में किस तरीके से चीजें बन रही हैं, बहुत इस तरीके से अवेलेबल है ना वीडियोस और चीजें। तो यही तो विचार हैं, यही तो आप चीजें उनकी देख रहे हो कि वो कैसे किसी चीज को बना रहे हैं। हमारे यहाँ जो चीजें हैं वह क्या है, तो आप क्या है कि अब ये जो फ्लो है ना, ये बहुत तेज हो गया है, बहुत तेज हो गया है ये फ्लो, तो है ना। सो बेसिकली इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हैं। एंड कुछ और बातें हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे, सो इससे इकोनॉमी जो है वह इंटीग्रेट हो गई है वर्ल्ड की, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी। अब वो बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी वाला नहीं रहा कि ना तो हम एक्सपोर्ट करेंगे ना तो हम इंपोर्ट करेंगे, बल्कि अब क्या है कि जो इकोनॉमी है वह इंटीग्रेटेड हो गई है। सो इट्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल, इसके अलावा इट्स ऑल्सो इंक्लूड ब्रेन ड्रेन, इट्स ऑल्सो इंक्लूड क्या, ब्रेन ड्रेन, ये भी तो बढ़ गया ना। अक्रॉस बॉर्डर, अब आप देखेंगे कि अब मल्टीनेशनल कंपनीज, अब तो इवन ये हो गया है कि घर बैठे आप काम करना है आपको, है ना। जैसे कि आप देखोगे कि अमेरिका की, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कि यूरोप और अमेरिका की कई कंपनियों से जुड़े हुए हैं, जो कि यहाँ पे रात भर लैपटॉप लेकर बैठते हैं, चाहे वह डेटा से रिलेटेड या फिर जो भी काम करते हो, चाहे वेब डेवलपिंग का हो या फिर नेटवर्किंग का हो, जो कुछ भी हो, तो वो रात भर बैठ के काम करते हैं, क्योंकि उस वक्त वहाँ पे जो है वह दिन होता है। तो वो क्या कर रहे हैं कि घर बैठ के मतलब यहाँ से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो इंडिया में नहीं काम कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अब तो ये पॉसिबल हो गया है ना कि अब जिस तरीके से अब 5G और 7G और जो इंटरनेट कनेक्शंस, ब्रॉडबैंड कनेक्शंस, तो अब जो कनेक्टिविटी अब जो आ गई है ना, इस कनेक्टिविटी से डेफिनेटली अब तो ये पॉसिबल हो गया कि आप घर बैठे जो है अमेरिका की कंपनी में काम कर सको। अब आपको वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है ना। सो अब हम देखेंगे कि ये जो ब्रेन ड्रेन है अब केवल फिजिकली नहीं हो रहा है, अब आदमी यही है बट काम वो वहां के लिए कर रहा है। सो ये क्या है बेसिकली, क्या हम देखते हैं ब्रेन ड्रेन। आपको पता है कि APJ अब्दुल कलाम, नासा की बात करें या फिर हम और भी यूरोपियन इस तरह की जो भी एजेंसीज हैं, है ना, उन सब की बात करें, बहुत बुलाया उनको कि नहीं आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको ये देंगे, इस तरीके से सुविधाएं, इतना पैसा, सारी चीज़ें। बट वो जो देश के मिसाइल मैन कहे जाते हैं वो कहीं नहीं गए, उन्होंने अपने देश में ही रहना पसंद किया। तो जैसे कि आप देखेंगे कि ज्यादा अगर ऐसे लोग हैं जो उन्हें लगता है कि नहीं हम ज्यादा कैपेबल हैं, वो क्या करते हैं कि यहाँ अवसर कम है, हम चलो अमेरिका चलते हैं, वहीं पे सेट हो गए फिर उसके बाद। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये एक तरह से जो अच्छा ब्रेन है, ब्रेन ड्रेन है, ये होता जा रहा है कि जो अच्छे मस्तिष्क है या फिर अच्छे जो विचारशील लोग हैं, ज्यादा एक्टिव है, या फिर वो क्या कर रहे हैं बाहर जाके, क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिल रही है, वहां पैसा ज्यादा मिल रहा है, वहां अवसर ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए, सो ब्रेन ड्रेन अक्रॉस बॉर्डर्स, ये एक कारण हो गया। एंड इसके अलावा अगर हम एट प्रेजेंट बात करें, सो इट्स इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड in goods and services, in goods and services। अब तो विदेशों से भी पार्सल आ जाते हैं और जल्दी आ जाते हैं, है ना। सो अब ये जो चीजें हैं अब बढ़ गई है। तो पहले जो फ्लो था वो थोड़ा सा कम हो सकता है अब, लेकिन जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई। अब जो हमारे पास जो, चाहे हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, चाहे कम्युनिकेशन की बात करें, सारी चीज़ें हैं। इनफ्लो प्राइवेट कैपिटल, इंक्रीज FDI, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी या फिर नहीं आएंगी, बिल्कुल आएंगी। इसके अलावा हम देखें प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड हेल्दी कॉम्पिटिशन भी इससे हुआ है डेफिनेटली,
है ना, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, हेल्दी कंपटीशन भी इससे बड़ा है। एंड अगर मैं ये कहूं आपसे कि जो ग्लोबलाइजेशन है इसका मतलब हो गया, ग्लोबलाइजेशन मीन इंटरडिपेंडेंस, तो क्या ये गलत होगा? ग्लोबलाइजेशन मीन इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर हमारी अब जो निर्भरता है, अब आत्मनिर्भरता नहीं, अब निर्भरता जो है ये बढ़ गई है। क्या ये ग्लोबलाइजेशन का मीन होगा? क्या इसके अलावा हम ये कह दें कि अब ये जो समय है केयरिंग एंड शेयरिंग, ग्लोबलाइजेशन मीन केयरिंग एंड शेयरिंग, ऐसा भी कह दिया जाता है जनरली। इसके अलावा लिंक्ड पॉलिटिक्स विथ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी डेफिनेटली। सो अब पॉलिटिक्स हो और इकोनॉमी हो, राजनीतिक समझौते हो रहे हैं, आर्थिक चीजों को लेकर हो रहा है कि हम ऐसा करेंगे, हम ट्रेड जो है वो अगर हम इन दोनों देशों के बीच में करते हैं, समझौते कर लिए, एक MOU कर लिया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उसमें क्या किया कि हम क्या करेंगे कि ये जो टैरिफ है हम उसको नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से क्या है कि ये ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है ना। ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वह अब काफी बड़ा कॉन्सेप्ट के रूप में हमारे सामने आता है। सो बेसिकली एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन फंडामेंटली डील विथ फ्लो, फंडामेंटली डील विथ फ्लो। सो फ्लो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सो ग्लोबलाइजेशन मीन्स फंडामेंटली डील विथ फ्लो, एंड दिस फ्लो can be idea, these flow can be moving from one part in the world to another, चाहे commodity हो, people हो, capitals हो, across the border, है ना, ट्रेड करना, FDI हो, ये सारी चीजें अब ग्लोबलाइजेशन में आएंगी। आ गया समझ में? आया समझ में कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब आखिर क्या है? ठीक है, अब हम चलते हैं कि आखिर इसके जो कॉजेज है वह क्या है। आखिर इसके जो कॉजेज है वह क्या है? कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या कोई एक कारण है इसका या फिर बहुत सारे कारण हैं? सो आखिर ग्लोबलाइजेशन के जो कॉजेज है वह क्या है? So one important aspects of globalization is that even though it is not caused by any single factor, technology, ठीक है, ये केवल एक कोई सिंगल फैक्टर नहीं है लाइक टेक्नोलॉजी या फिर कुछ, बल्कि हाँ डेफिनेटली टेक्नोलॉजी इसमें क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्रूशियल, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इससे जुड़े हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखेंगे बेसिकली कि कॉजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन में हम पढ़ते हैं व्हाट अकाउंट्स फॉर ग्लोबलाइजेशन। Causes means what accounts for globalization. What accounts for ग्लोबलाइजेशन, है ना, इसको हम बेसिकली क्या करते हैं, कॉजेस में पढ़ रहे हैं। सो जैसे कि फर्स्ट हम इसमें देखेंगे कि ये जो फ्लो ऑफ आइडिया है, कैपिटल है, कमोडिटी है, पीपल है ना, अगर हम इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात करें, इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड या कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन, समकालीन जो वैश्वीकरण है ये यूनिक है अपने आप में, जानते हो क्यों? और इसकी यूनिकनेस जो है आखिर वह क्या है? यूनिकनेस क्या है आखिर? ऐसा क्या है कि जो बाकी समय का ग्लोबलाइजेशन था और जो अभी का ग्लोबलाइजेशन है, आखिर क्या जो चेंजेस हैं वह इसमें देखने को मिलते हैं? फिर ऐसा क्या यूनिक हो गया जो कि पहले नहीं था? सो इसकी जो यूनिकनेस है बेसिकली वह है इसका स्केल एंड स्पीड। अब जितनी मात्रा में और जितनी स्पीड से हो रहा है ना, पहले ऐसा कभी नहीं था, पहले ऐसा कभी नहीं था। सो इसकी यूनिकनेस किसमें है? इसके स्केल में एंड इसकी स्पीड में। सो दैट इज कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन यूनिकनेस, है ना, क्लियर है? एंड देन नेक्स्ट हम इसमें सेकंड देखेंगे कि बेसिकली जैसे कि देखो, पहले
हम टेलीग्राफ की बात करें, टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप, एंड अदर जो भी रिवॉल्यूशनराइज्ड टेक्नोलॉजीज रही, कम्युनिकेशंस रही, इन सभी से जो भी संचार क्रांति जैसे जैसे बढ़ी ना, वैसे वैसे जो ग्लोबलाइजेशन है वह क्या हुआ, इंक्रीज होता गया, बढ़ता गया। सो बेसिकली टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेफिनेटली। अगर हम इसके कॉजेज में देखें तो सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट जो हमें फैक्टर नजर आता है दैट इज प्रौद्योगिकी, दैट इज तकनीकी, प्रौद्योगिकी, तकनीकी, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इसका बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ग्लोबलाइजेशन को इफेक्ट करता है, ठीक है। सो जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता जाता है वैसे वैसे हमारा जो ग्लोबलाइजेशन है उसका स्केल एंड स्पीड्स जो है वह बढ़ता जाता है, ठीक है। सो द एबिलिटी ऑफ आइडिया, कैपिटल, कमोडिटी एंड पीपल टू मूव फ्रीली इजिली वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर, तो यहीं पे ग्लोबलाइजेशन जो है वह आपकी जो इंक्रीज जो स्पीड है, जो स्केल है वह बेसिकली बढ़ता जाता है बिकॉज ऑफ इट्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज रेवोल्यूशनाइज, जो कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सारी चीजें हैं वहां से, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। अब देखो तो बेसिकली टेक्नोलॉजी की बात कर ली, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात कर ली, एक और कि हम जिस विश्व में जी रहे हैं इट इज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, है ना। इट इज क्या है, ये एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है। इंटरकनेक्शंस जुड़े हुए हैं, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। Any event taking place one part of the world could have an impact on another part of the world. अब हम एक ऐसे विश्व में जी रहे हैं कि अगर कहीं पर एक कोई संकट आता है, कोई कुछ ऐसा होता है जो कि एक ऐसी घटना है जो कि अच्छी नहीं है, हम सभी भी उससे इम्पैक्ट होते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं अब हम देखेंगे कि हम एक ऐसे इंटरकनेक्टेड जो वर्ल्ड है इसमें जी रहे हैं। अच्छा देखो, मैं आपको कुछ हम इंपॉर्टेंट कुछ बातें पढ़ते हैं, ठीक है, इसके बारे में। जैसे कि मैंने आपको कहा ये सारी चीजें एनसीईआरटी में नहीं है, बट हाँ इससे जुड़ा हुआ है तो आपको जानना चाहिए, ठीक है। मेंस के लिए और इन सब के लिए आपके चीजों को थोड़ा सा रिच करता है। सो ग्लोबलाइजेशन को अगर हम देखें, हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, 1.0, 2.0, 3.0 एंड 4.0। जैसे कि हम इंडस्ट्रियल, अगर हम बात करें जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस की बात करते हैं, औद्योगिक क्रांति की बात करेंगे, पहली, दूसरी, इस तरह से। चौथी औद्योगिक क्रांति चल रही है, एआई एंड बाकी सारी चीजें, बस सेम उसी तरीके से हम ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे। सो देखो 1.0 ग्लोबलाइजेशन ये कहेगा वो समय जब प्री वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 से लेकर 1918 तक पहला विश्व युद्ध चला था, ठीक है, चला था। और यहां पर देखो कि इसके पहले जिस तरह का जो व्यापार हो रहा था विश्व में, उसे ना तो कोई गवर्नमेंट सपोर्ट था और ना ही ग्लोबली और ना ही डोमेस्टिकली किसी भी तरह का कोई गवर्नेंस था, किसी भी तरह का रूल्स, ना ही डोमेस्टिकली, ना ही बेसिकली हम कहें तो कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो कि इसे कंट्रोल करे, बस चल रहा था। तो इस तरह से हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन 1.0। अब 2.0 की बात करेंगे, ये बात करेगा पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें 39-40 से स्टार्ट होके, है ना, ये लगभग 45 के आसपास तक खत्म होता है और फिर 45 से कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था जो हमने चैप्टर 1 से शुरू किया था। सो उसके पहले मतलब उसके बाद जो कोल्ड वॉर का पीरियड था, है ना, उस समय जो ट्रेड एंड उस समय जो अक्रॉस द बॉर्डर पीपल, आइडिया, कम्युनिटी, ये सारी चीजें इधर उधर हो रही थी, सो उसको हमने 2.0 में रख लिया। अब लेकिन देखो इसमें कुछ डोमेस्टिक पॉलिसीज आने लगी थी, यानी यूएन है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, इसके अलावा और भी कई इस तरह की संस्थाएं थी, कई और इस तरह के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे जो कि अब इन चीजों को कंट्रोल करने लगे थे, इसके जो नियम है वह बनाने लगे थे। एंड देन 3.0 नेक्स्ट कि न्यू वर्ल्ड ऑफ मैन्युफैक्चर्स, एंड इसमें अब ग्लोबल सप्लाई चेन, और इस
3.0 को कहा गया कि ये तो भैया अब कैसा है, न्यू ग्लोबलाइजेशन है या ये हाइपर ग्लोबलाइजेशन है 3.0 को। और बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये वैल्यू चेन इवॉल्व हो जाना, या अब पूरा विश्व जो है वह इंटरकनेक्टेड हो गया, जो सप्लाई चेन है वो सारी चीजें जो है वह बढ़ रही हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। सो ग्लोबली ये सप्लाई चेन केवल ऐसी नहीं कि केवल एक सिटी की बात हो रही है, बल्कि ये जो सप्लाई चेन है वह ग्लोबली इंटरकनेक्टेड हो गई है, पूरी चेन बन गई है। तो अब जो 3.0 है ये एक तरह से हम कहते हैं इसको ये हाइपर ग्लोबलाइजेशन है। अब इसको हाइपर कह दिए तो 4.0 को क्या कहे, तो बेसिकली देखो कि अब हम इसमें फास्टर की बात करते हैं, अब हम इसमें एआई की बात करते हैं, अब हम देखते हैं बेसिकली गोइंग टू अ हिट पीपल इन द सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। एंड देन अभी आप देखेंगे कि जो फास्टर डेटा है, ये सारी चीजें हैं, एआई है, ये सभी को अगर हम जोड़ दें तो अभी जो आप जैसे कि हमने लास्ट क्या देखा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज इवॉल्व होती है, जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज आती है, कम्युनिकेशंस एडवांसमेंट और सारी चीजें होती है, वैसे वैसे ग्लोबलाइजेशन की जो स्पीड है, जो स्केल है वह बढ़ जाता है, और अभी ये अपने टॉप पर है। ठीक है, सो 4.0 सर्विस सेक्टर, एआई एंड डाटा फास्टर। ठीक है, क्लियर है? चलिए, सो ये ग्लोबलाइजेशन 1. 2. 3. एंड 4. सो व्हाट इज 4. आओ थोड़ा सा देख लेते हैं। सो ग्लोबलाइजेशन इज अ फेनोमेनन एंड ड्राइवन बाय टेक्नोलॉजी डेफिनेटली एंड द मूवमेंट ऑफ आइडिया, पीपल एंड गुड। Globalization 4.0 is latest stage of the globalization which involves cutting edge new technologies like artificial intelligence and that power forward with the explosion of information technology. And these technologies shrink distances. देखो अब हम देखेंगे कि अब हम जिस तरीके से कनेक्टेड हो गए हैं, अब हम इसको एक तरह से बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन के कारण हम इसको पूरा एक कह देते हैं कि अब तो ये क्या पूरा विश्व एक तरह से एक गांव बन गया है ना। तो अब क्या सारी चीजें जुड़ गई हैं आपस में, चाहे हम हेल्थ सेक्टर की बात करें। अच्छा ये बताओ, आप टेलीमेडिसिन के द्वारा क्या आप अमेरिका के किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो? ऐसा कुछ है? टेक्नोलॉजी ही तो है ना, कर सकते हैं क्या आप यहाँ बैठे बैठे ये पता कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देखेंगे कि इंडिया में जो टूरिज्म होता है, टूरिज्म का एक टाइप है मेडिकल टूरिज्म, है ना, कि मतलब आप देखेंगे कि आयुर्वेद एंड कुछ ऐसी जो हम हेल्थ से रिलेटेड शाखाओं की बात करेंगे तो बेसिकली बहुत सारे लोग हैं जो कि इस पे विश्वास करते हैं, उनको ये अच्छा लगता है कि आयुर्वेदा में हम ट्रीटमेंट कराएंगे। तो वो इन सारी चीज़ों तो अब क्या है कि चाहे मेडिकल की बात करिए, ये सारी चीज़ें क्या है, ग्लोबलाइजेशन ही नहीं है, ये डेफिनेटली ये ग्लोबलाइजेशन है ना। तो यहाँ पर क्या है कि अब सारी चीज़ें जो है वह जुड़ गई हैं। स्पेशली अगर हम एजुकेशन की बात करें, तो आप देखेंगे कि चाहे हम हायर एजुकेशन की बात करें या फिर हम एजुकेशन के साथ साथ अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें या फिर हम जॉब्स की बात करें, तो अब क्या है, एक इसका बेनिफिट हम ये देखते हैं कि अब हमारे पास जो जॉब्स हैं वह ज़्यादा हो गई हैं, अवसर जो है वह हमारे पास ज़्यादा हो गए हैं। है क्या ऐसा? जॉब्स जो है, नंबर ऑफ जॉब्स बढ़ी हैं। आपको डिफरेंट अगर हम मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करेंगे, मल्टीनेशनल जो कंपनी है, ठीक है, अब काम करना आसान हो गया है, अब आपके पास जॉब्स अपॉर्चुनिटी, चाहे हम जॉब्स की बात करें या फिर हम एजुकेशन की बात करें, क्या ये सारी चीज़ें हम इंक्रीज नहीं हो गई, है ना? बिल्कुल इंक्रीज हो गई। ठीक है, सो इट्स 4.0। सो ये कॉजेज हमने देखे। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, लिखा है इसलिए ताकि आप समटाइम्स क्या होता है कुछ बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाते, अगर कनेक्ट नहीं कर पाए आप इन वर्ड से तो आप इनको पढ़ लें। सो द एबिलिटी ऑफ आइडिया कैपिटल कमोडिटी, बट ये बहुत कम है, मैंने जो बताया वो बहुत ज़्यादा है। मूव इजीली वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड टू अनदर हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सो इज सेकंड एंड थर्ड इज इंटरकनेक्शन। इंटरकनेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एनी इवेंट टेकिंग प्लेस इन वन पार्ट, है ना, एनी वुड बी अफेक्ट एंड अनदर वर्ल्ड। सो ये कुछ ऐसे मेन आइडियाज हो गए, है ना। एंड व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, इसका हमने इम्पैक्ट देख लिया। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, कॉज की बात कर ली, ग्लोबलाइजेशन 4.0। एंड अब हम आते हैं कंसिक्वेंसेस पर। आखिर इसके जो कंसिक्वेंसेस हैं, तो सबसे पहले तो देखें इसका कोई एक प्रभाव नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि केवल एक ही चीज पे प्रभाव हुआ है, उसके अलावा भी कई चीजों पे इसका प्रभाव हुआ है। ग्लोबलाइजेशन का जो कंसिक्वेंसेस है वह कई तरीके से है। जैसे कि आपसे पूछे कि क्या प्रभाव है आप पे, तो आप क्या बताएंगे, केवल एक प्रभाव है कि सभी क्षेत्रों पे प्रभाव है, चारों तरफ प्रभाव है ना। तो हम क्या कहेंगे कि यार इस मतलब इसके जो है वह डेफिनेटली पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड जो कल्चरल है वह कंसिक्वेंसेस हैं। सो कंसिक्वेंसेस में क्या क्या, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक
पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस एंड कल्चरल कंसिक्वेंसेस। ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड, तो ये 3 तरह के जो प्रभाव हैं बेसिकली हम इन 3 क्षेत्रों पर ज्यादा पढ़ते हैं। पॉलिटिकल से हम अपनी बात को जो है वह स्टार्ट करते हैं, बाद में हम इकोनॉमिक पर भी आएंगे और बाद में फिर हम कल्चरल पर भी आएंगे, है ना। जब हम कल्चरल की बात करेंगे ना, इसके बाद हम इंडिया के संदर्भ में बेसिकली स्पेशली हम देखेंगे कि इंडिया की कल्चर पर इसका क्या प्रभाव है। सबसे फर्स्ट देखो कि जब हम राजनीतिक प्रभाव की बात करेंगे, सबसे पहली बात तो देखो इसमें यह कहा जाता है कि बेसिकली ग्लोबलाइजेशन ने ट्रेडिशनल कॉन्सेप्शन ऑफ स्टेट सोवरेनिटी को ब्रिच किया है। जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्शन था स्टेट सोवरेनिटी का, उसको बेसिकली कम किया है। सो बेसिकली रिड्यूसिंग इट्स सोवरेनिटी। फर्स्ट क्या होगा इसमें, रिड्यूसिंग इट्स सोवरेनिटी, क्योंकि अब हम केवल अपने मतलब जो हम सोचे हम उस तरह से नीतियां नहीं बना सकते, बल्कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या उनके दिशा निर्देश या उनकी पॉलिसीज हैं, हमें उनसे मैच होती हुई जो नीतियां हैं बेसिकली अब वह बनानी है। तो अब ये जो ट्रेडिशनल पहले नोशन हुआ करता था सोवरेनिटी का, ठीक है, अब ये जो सोवरेन कंट्रीज का ये जो नोशन था बेसिकली अब वह ब्रेक हुआ है, अब वह टूटा है। अब राज्य पहले जितना एक मजबूत हुआ करते थे अपने डिसीजन मेकिंग में, अब उतना नहीं है। तो वैश्वीकरण का ये एक बहुत एक हम कह सकते हैं कि सीधा सा इसका जो प्रभाव है वह यही देखने को मिलता है कि जो स्टेट है बेसिकली स्टेट की जो सोवरेनिटी है वो कम हुई है। स्टेट की जो सोवरेनिटी है, जो गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी है बेसिकली ये कम हुई है ना, स्टेट की कैपेसिटी कम हुई है, स्टेट की जो कैपेसिटी है रिड्यूस हुई है। सो रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू डू व्हाट दे वांट टू डू, अब जो वो चाहते हैं वो नहीं कर सकते। वर्ल्ड लेवल पर जो चीजें चल रही हैं आपको उसी तरीके से जो पॉलिसीज और चीजें हैं वह बनानी होगी, है ना। सेकंड इसमें कहा जाता है कि बेसिकली देखो पहले क्या था कि जो सारी चीजें हैं वह कौन कंट्रोल करता था, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। लेकिन फिर धीरे धीरे ये सारी चीजें कहां पे चली गई, क्या अब स्टेट से निकल के मार्केट के पास चली गई। तो नाउ अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो एक प्राइम डिटरमाइंड फैक्टर हो गया है इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज का, है ना। सो यहां पर हम देखेंगे कि पहले जहां पे हम बात कर रहे थे वेलफेयर स्टेट के बारे में, वेलफेयर स्टेट है, सारी चीजें जो है वह ज्यादातर कंट्रोल में है किसके, स्टेट के में है। जो गवर्नमेंट है वह कंट्रोल कर रही है चीजों को, लेना। और उसमें साथ ही हम देखेंगे कि मार्केट का जो हस्तक्षेप है वो कम है। लेकिन अभी अगर हम देखेंगे तो जो इकोनॉमिक एंड सोशल चीजें हैं, अगर हम इकोनॉमिक एंड सोशल देखें तो अभी क्या इसको निर्धारित करेगा, गवर्नमेंट या फिर मार्केट फैक्टर। तो अभी मार्केट फैक्टर जो है वह बहुत ज्यादा सारी चीज़ों को प्रभावित करते हैं, है ना। सो मार्केट इसमें अब जो है वह ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जैसे कि जो एमएनसीज हैं, बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं बेसिकली वह आ चुकी हैं। और ये अगर हम ये देखें कि अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, है ना, मान ली इंडिया में कोई अमेरिका की कंपनी है, तो क्या केवल वह इंडिया के नियमों के अनुसार चल रही है या फिर उसके अपने हैं। आप देखेंगे समटाइम्स कुछ ऐसा भी हुआ है जैसे कि गूगल का ऑफिस है या फिर कुछ है कि वह कमाई तो इंडिया में कर रही है, लेकिन वो कहती है कि चूंकि हेड ऑफिस जो है वह इंडिया में नहीं है, तो इसलिए हम इसको टैक्स नहीं देंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देंगे। तो चाहे आप फेसबुक की बात करें, गूगल की बात करें, आप देखेंगे इस तरह की कंपनीज पे टाइम टू टाइम इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है वह लिया गया है। लेकिन एक बात बहुत बड़ी है, देखो डिपेंडेंसी कितनी बढ़ा दी। आज गूगल क्या इंडिया की कंपनी है? अगर गूगल नहीं है तो फिर हमने अपना क्या, आप देखो कि अब जो हमारे ऊपर एक तरह से हम कह सकते हैं कि पहले तो हमें जैसे गुलाम बनाया जाता, क्या हमें भी डिजिटली गुलाम नहीं है हम कहीं ना कहीं।
आप देखेंगे कि जो हम नेविगेशन और चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है इंडिया अपना बना रहा है, सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा हम देखेंगे कि आज भी अगर हम जिस जीपीएस को लोकेट करते हैं, सारी चीज़ें हैं, अगर वो बंद हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं एक डिजिटल गुलामी तो डेफिनेटली ये नेगेटिव साइड्स है, डिजिटल गुलामी तो चली रही है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि वैश्वीकरण जो है वह राज्य की क्षमता में कमी आ रही है, लेकिन हमेशा कमी आ रही है ये भी जरूरी नहीं है ना। हमेशा केवल इसका नेगेटिव इंपैक्ट है ऐसा भी जरूरी नहीं है। समटाइम्स जो है कुछ कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हमें इसमें दिखाई देते हैं कि बाकी देशों से भी हमें कुछ देखने सीखने को मिलता है, चीजों को समझने को मौका मिलता है। कुछ ऐसी पॉलिसीज जो पूरा वर्ल्ड अगर फॉलो कर रहा है और उससे जो है उनका वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, हम भी उस तरह की पॉलिसीज को अपना लेते हैं। जैसे कि हम इकोनॉमिक में बात करेंगे 1991 के जो रिफॉर्म्स थे, 1991 के जो रिफॉर्म्स थे, ठीक है। चलिए, अच्छा इसके अलावा देखो, जैसे कि अभी हम देख सकते हैं इसमें इसका एक कंसिक्वेंसेस ये भी है कि अब देखो जैसे कि साइबर अटैक, साइबर क्राइम की बात हो रही है, तो ये सारी चीजें कब क्या अब क्या हमारे एक देश के हाथ में है कि वह अपने सिटीजन्स को बचा सके, या सिटीजन की जो इन्फॉर्मेशन है वह देश के बाहर जा रही है। आप देखेंगे डेटा प्रोटेक्शन ना केवल इंडिया, हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने भी इसको लेके कंसर्न जताया और डेटा प्रोटेक्शन को लेके कुछ कुछ मेजर्स जो है वह लेकर आया, कुछ बिल लेके आया, कुछ इस तरह के रूल्स लेके आया। अब आप देखोगे बेसिकली जैसे कि आप फोन में आप किसी तरह की बातें करोगे, वो फोन सुन रहा है, आपका फोन सुन रहा है। आप इस युग में अगर आप ये सोचे कि आपकी कुछ चीज़ें पर्सनल है, आपकी कोई चीज़ें पर्सनल नहीं है। एक एग्जांपल मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ सुना है, जैसे कि आप एलेक्सा सुनते हैं, हाय एलेक्सा, है ना। तो यहाँ पे ये एलेक्सा क्या कर रही है कि जिस वक्त वो ऑन है केवल उस वक्त नहीं, या जिस वक्त आप उसको एलेक्सा बोल रहे हैं वो तब एक्टिवेट नहीं हो रही, बल्कि वह बाकी टाइम भी एक्टिवेट है। उससे जब पूछा गया कि यहाँ पर क्या है, तो वो एक कमरे का छोड़ के वह दूसरे कमरे के बारे में भी बता पा रही है कि उस दूसरे कमरे में ये है। मतलब अब तो दीवारों का भी आपके पास वो नहीं है कि नहीं बीच में दीवार है तो हम प्राइवेसी है। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप जिस दौर में जी रहे हैं ना, आप चाहे व्हाट्सएप की बात करो, आप चाहे फेसबुक की बात करो, आप किसी भी तरह का प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो और आप देखेंगे वो जल्दी जल्दी आप उसमें टिक 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 करते जाते हो और आप ये पढ़ते ही नहीं है कि उसने आपसे आपका कॉन्टेक्ट एक्सेस ले लिया, उसने आपसे इमेज एक्सेस ले लिया, आपका गैलरी का एक्सेस ले लिया, है ना, आपका फ़ोन की और बाकी चीज़ों का एक्सेस ले लिया, लोकेशन का एक्सेस ले लिया, कई तरह की परमिशंस, ऑडियो एक्सेस ले लेता है। आप ऑडियो एक्सेस नहीं लेंगे तो कुछ फंक्शंस ही वर्क नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि वो आपकी सारी बातों को सुन रहा है वो डिवाइस। खाना की बात करो, आप आजकल आपके फ़ोन इतने ज़्यादा हो गए कि आपको इंस्टा पे केवल खाने की रील्स दिखाई देंगी, है ना। वो फोन वहां पर रखा हुआ है, लेकिन मैं आपसे अभी जिस तरह की बातें कर रही हूँ, मैं थोड़ी देर बाद अगर फोन उठाती हूँ मैं उस फोन को देखूंगी आप, और या फिर अगर आपने लाइव वॉलपेपर लगाया हुआ है मान लो, या किसी तरह का ऐसा वॉलपेपर जो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, आप अगर फूड की बातें करेंगे तो आपको उसमें जो फूड के वॉलपेपर है वह आने लगेंगे। इसका मतलब आपकी कोई बातों को सुन रहा है ना, उसके अनुसार चीजें कर रहा है। तो अब जो सरकारें हैं उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनके जो सिटीजन्स हैं, है ना, अपने जो नागरिक हैं, उनकी बेसिकली जो सुरक्षा है या उनकी जो निजी जिंदगी है उसकी सुरक्षा कैसे की जाए। डेटा प्रोटेक्शन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आधार या फिर बाकी सारी चीज़ों को, जो आधार कार्ड है, क्यों आखिर राइट टू प्राइवेसी और सारी चीज़ों को आर्टिकल 21 के अंतर्गत लाया गया। तो यहाँ पर देखो कि इसके पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेज ये सारे हैं, सोशल कंसिक्वेंस, चीज़ें लगभग जुड़ी हुई हैं, ठीक है, चीज़ें लगभग कैसी है कि जुड़ी हुई हैं। तो अब हम देखेंगे कि अब जो है कि बेसिकली हम देखें कि जो स्टेट है पहले केवल लॉ बनाने की बात कर रहा था, लेकिन अब वो उसे बाकी भी और जो क्षेत्र है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा, मार्केट को लेके ध्यान देना होगा, है ना। तो हम ये देखें कि अब जो नेशन सिक्योरिटी का मामला है वो केवल अब उसका मामला नहीं रहा क्योंकि साइबर सिक्योरिटी है, तो बाकी देश भी अगर उस चीज़ को फॉलो करेंगे या उसको लेके कोई रूल्स बनाएंगे तब जाके जो चीज़ें हैं वह सिक्योर हो सकती हैं। तो अब बेसिकली इसके कई तरीके के पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेज है, अब आप इसमें देखते रहना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज। इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज जो है आखिर वह क्या है, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज जो है आखिर वह क्या है, ठीक है, आर्थिक प्रभाव आखिर इसके क्या है। जैसे कि हमने देखा कि अब जो है वह कुछ ऐसी संस्थाएं हो गई हैं, लाइक IMF की बात करें, WTO की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व व्यापार संगठन, जो कि वर्ल्ड लेवल पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए रूल्स रेगुलेशंस की बात करता है। तो WTO, चाहे हम WTO की टिप्स या ट्रिप्स की बात करें, इस तरह से भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि पर्टिकुलर ये जो कॉन्सेप्ट्स है वह किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। WTO और रिफॉर्म की भी बात इंडिया में, मतलब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, WTO रिफॉर्म और स्पेशली इंडिया के बारे में क्या रिफॉर्म उसको करना चाहिए।
सो इकोनॉमिक में अगर हम देखेंगे बेसिकली कि इसका इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ये है कि अब बेसिकली बहुत सारे जो एक्टर्स हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वह इंटरनेशनल एक तरह से जो एक्टर हैं, अब यहाँ पर ये जो एक्टर्स हैं ना, ये एक्टर एक्ट्रेसेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है अब वर्ल्ड बैंक की, यहाँ पर बात हो रही है IMF की, यहाँ पर बात हो रही है अब WTO की। इस तरह की संस्थाएं हैं बेसिकली, ये संस्थाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। और ये हम देखेंगे कि जो पावरफुल कंट्रीज हैं, एक दूसरा हम देखेंगे इसमें कि जो पावरफुल कंट्रीज हैं बेसिकली वह क्या कर ले रही हैं, वो उनको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, पावरफुल कंट्रीज को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, और जो लेस पावरफुल कंट्रीज हैं इनको बेनिफिट कम हो रहा है। लेस पावरफुल जो कंट्रीज हैं, है ना, बेसिकली इनको क्या है, ये इनको कम बेनिफिट हो रहा है। बेनिफिट यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। जो गरीब देश है वह गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर देश है वह और भी ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम इकोनॉमिक जो कंसिक्वेंसेस की बात करेंगे तो कई तरीके के हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि ये डिस्पैरिटी को क्रिएट करता है, क्रिएटिंग डिस्पैरिटी, क्या कर रहा है, ये असमानता को जन्म दे रहा है, वैश्वीकरण असमानता को जन्म दे रहा है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सारा लाभ अगर वो लेके जा रही है तो बाकी लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस भी इसके बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो विश्व भर में देखो जो भी इस तरह की संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इनकी जो एक भूमिका है ये इस रूप में भी देखी जाती है कि ये पावरफुल कंट्रीज के टेरिटोरी में अगर है तो ये इनको बेनिफिट दे रही हैं। जैसे कि हमने इंडिया की बात करें तो हमने 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म किए थे, है ना। सो इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं। और इकोनॉमिक में स्पेशली जब हम इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंडिया ने 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म किए, 1991 में। और ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, आर्थिक सुधार थे, ये बेसिकली 3 बातों को लेकर थे, ठीक है। फर्स्ट तो हम इसमें देखेंगे ये 3 नीतियां थी, इसको कि हम कंबाइंड रूप से कह देते हैं LPG, L फॉर लिबरलाइजेशन, नियमों का उदारीकरण करना। और इसमें जानते हो क्या था, इसमें हमने रूल्स जो बनाए हुए थे, या मान लीजिए पहले किसी व्यापार के लिए लाइसेंस था या सरकार के वह कंट्रोल में था, धीरे से इससे जो कंट्रोल है वह हटा दिया, तो नियमों को बेसिकली लिबरल कर दिया, सो दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। देन हम P, दैट मीन्स प्राइवेटाइजेशन। अब जो चीज़ें जो पहले सरकार देखा करती थी, है ना, प्राइवेटाइजेशन। अब जो पहले चीज़ें सरकार किया करती थी, अब हमने क्या किया कि प्राइवेट जो सेक्टर्स है उसको उसमें आने दिया। एंड दैट मीन्स G, दैट मीन्स ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना। और इसके बारे में एक चैलेंज ये कहा जाता है, आप इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं इस बात को, कि देखो बेसिकली हमने इस वक्त में नीतियों को अपनाया, शायद इस वक्त हमें अपने हम कह सकते हैं जो क्षेत्र है या फिर जो इस तरह की इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी, उसको संरक्षण देने की जरूरत थी, बट हमने ये नहीं किया, है ना, ये नहीं किया। तो इकोनॉमी की अगर हम देखें, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस और स्पेशली इंडिया, तो इसकी आलोचना की जाती है। ठीक है, आपने क्या किया, विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया, आपने वर्ल्ड चीजों को, वर्ल्ड लेवल पर जो मेजर्स थे, चीजें थी, आपने उसको फॉलो किया, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा रुक के कर दे तो इंडिया के जो इस तरह की इंडस्ट्रीज थी जिन्हें कि अभी प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी गवर्नमेंट को, लेकिन आपने क्या किया, जैसे कि मान लो कोई चीज इंडिया में बनाई जाती, मैन्युफैक्चर हो रही थी, हमने क्या किया, अब जैसे कि हम मान लीजिए हम इसी बोर्ड की बात करें, ठीक है, तो ये बोर्ड मान लीजिए इंडिया में बन रहा था, अगर हम प्रोटेक्ट करते, गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती, हम बाकी जगह से और जो चीजें और टेक्नोलॉजी लेकर आते और हम खुद इसे मैन्युफैक्चर करते हैं। बट अब क्या किया, अब हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन सबको बढ़ावा दे दिया, अब हमने सीधा इसको इंपोर्ट कर दिया कि ठीक है कौन बनाए। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है कि हम उस टेक्नोलॉजी में पिछड़ जाते हैं, हम दूसरे देशों पे फिर हम एक निर्भर हो जाते हैं, हमारी डिपेंडेंसी हो जाती है कि अब वहीं से हमें जो ये चीजें हैं, जो प्रोडक्ट है, हमें वहीं से इंपोर्ट करना है, आयात करना है। तो यहाँ पर LPG की जो आलोचना है ये भी करी जाती है कि हमने ऐसे समय में करा जब हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, इसके कुछ बेनिफिट्स भी है, डेफिनेटली हर एक पॉलिसी के आप प्रोस कॉन्स तो वैसे भी देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस में हमने देखा कि बेसिकली जो पावरफुल कंट्रीज है ना, वो ज्यादा
और भी पावर में आ गई, वहां पर इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो ज्यादा हो रही है, और जो पुअर कंट्रीज हैं बेसिकली वो और भी पुअर होती जा रही हैं। तो ये इसके कंसिक्वेंसेस के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, कि कहा जाता है कि बहुत ही छोटा सा ऐसा ग्रुप रहा होगा जिसको कि स्मॉल कंट्रीज है, उसमें ही बहुत स्मॉल कम्युनिटीज जिन्हें की बेनिफिट मिला, अदरवाइज तो ज्यादातर जो बेनिफिट इन चीजों से मिला वह केवल और केवल पावरफुल कंट्रीज को मिला जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज थे। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट यहां पर हम देखेंगे जो आपका कल्चरल है। ठीक है, सांस्कृतिक प्रभाव जो है वह आखिर क्या है, हम यहां पर बात करेंगे। सांस्कृतिक प्रभाव आखिर क्या है, कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल की बात करेंगे। कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस है ना, सांस्कृतिक प्रभाव आखिर क्या है, हमारे कल्चर पर क्या प्रभाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट हम इसमें देखें, कहा जाता है कि बेसिकली इसने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक शेप तो डेफिनेटली दिए हैं, बट इसके अलावा इसका कल्चरल इन्फ्लुएंस भी काफी तगड़ा है। जैसे कि हम सबसे स्टार्ट मतलब शुरुआत करें यहां से कि बेसिकली हमने या पूरे विश्व ने, केवल इंडिया नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ है कि हमने वेस्टर्न के नाम पर या फिर हमने मॉडर्न को वेस्टर्न का रूप दे दिया है। मॉडर्न हो जाना मतलब वेस्टर्न हो जाना, आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हो, वहीं से ये ओवरलैप हो रहा है टॉपिक बार बार, इसलिए मैं बार बार हिस्ट्री का जिक्र कर रही हूँ। उसमें कहा जाता है कि हमने जिस आधुनिकता को अपनाया ना, हमने कहा मॉडर्नाइजेशन मींस वेस्टर्नाइजेशन। सो क्या ये ग्लोबलाइजेशन जो है वह वेस्टर्नाइजेशन है? क्या हमने केवल आधुनिक हम हुए या फिर केवल हमने जो वेस्टर्न कंट्रीज की चीजें थी उसको अपना लिया? सो मॉडर्नाइजेशन का आखिर मतलब क्या है? क्या अगर हम अमेरिका की जीन्स पहन लेते हैं तो हम अमेरिका की लाइफ को अपनाने लगे हैं, या फिर हम मॉडर्न हो गए हैं? तो आधुनिक होने का मतलब क्या है? मॉडर्न होने का मतलब है कि आपकी जो सोच है आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचें, आप बहुत रिजल्ट होकर नहीं सोच रहे हैं, आप बहुत हम कह सकते हैं कि बहुत स्टीरियोटाइपिंग तरीके से नहीं सोच रहे हैं, आप वैज्ञानिक आधार पर चीजों को समझ पा रहे हैं, आप उसको साइंटिफिक जो नियम है वो चीजें समझ पा रहे हैं। तो यहां पर क्या है कि ये मॉडर्नाइजेशन मतलब हम कह सकते हैं कि रीजनल, आप मतलब थोड़ा सा आप ठीक तरीके से, आप रैशनल तरीके से सोच पा रहे हैं, है ना? तो यहां पर बेसिकली, लेकिन जब हम मॉडर्नाइजेशन को इक्वल कर देते वेस्टर्नाइजेशन से, तो यहां पर भी क्या ये प्रश्न आता है कि ग्लोबलाइजेशन क्या वेस्टर्नाइजेशन है? क्या केवल हमने पश्चिमी देशों की चीजों को अपना लिया है? जैसे कि इसका एग्जाम्पल है ब्लू जीन्स, सभी के पास होगी, मैं ऐसा मानती हूं, है ना? ब्लू जीन्स सभी के पास होगी। एंड ये ब्लू जीन्स का मतलब क्या है? ब्लू जीन्स एक सिंबल है अमेरिकन लाइफ का। ब्लू जीन्स क्या है? एक सिंबल है अमेरिकन वे ऑफ लाइफ। अमेरिकन वे ऑफ लाइफ, ठीक है। एंड दूसरा हम देखें कि इसका जो एक और, कि छोटे देशों की संस्कृति को अमेरिका ने या फिर वेस्टर्न कंट्रीज ने फॉलो नहीं किया, बल्कि जो स्मॉल कंट्रीज थे या लेस पावरफुल कंट्रीज थे वो हमेशा इन्फ्लुएंस होते रहे। आप हॉलीवुड की 4-6 मूवीज देख लो, आपको लगेगा कि यार सब बेकार है, सब कुछ बेकार है, बस जीवन जीना केवल इन्हीं को आता है। हो सकता है आप उनके कल्चर से, आप उनके फैमिली वैल्यूज से, आप उनकी जो हम कह सकते हैं जो फ्रीडम है, आप उससे बहुत प्रभावित होंगे। बट क्या इंडियन कल्चर में, इंडियन सोसाइटी में वो पॉसिबल है? तो यहां पर क्या है कि गांधी जी ने क्यों कहा था कि जो आधुनिक शिक्षा है उसने हमें गुलाम बना दिया है, स्लेव बना दिया है? ऐसा क्यों कहा था उन्होंने? इसलिए कहा था क्योंकि जब हम उन चीज़ों को फॉलो करते हैं हमें लगता है कि इंडियन कल्चर, इंडियन एजुकेशन बहुत इन्फीरियर है ना? हमें हिंदी बोलने में शर्म आ रही है, टूटी फूटी से इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है? ये एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो आपके अंदर आता है। आपने सूट या साड़ी वेयर किया, आपको किसी को हो सकता है कोई जीन्स या सूट बूट या वेस्टर्न ड्रेस में, आपको सोच के लगेगा कि अरे नहीं, गर्व करना चाहिए हमें अपनी संस्कृति पे, है ना? सो मतलब पर्सनली मुझे तो ट्रेडिशनल में स्पेशली साड़ी बहुत पसंद है, फेवरेट मेरा हम कहें तो। तो यहाँ पर देखो कि संस्कृति जो हमारी है,
हमारा जो कल्चर है ना, हम क्या कर रहे हैं उस कल्चर पर वेस्टर्नाइजेशन की, नहीं बस जीन्स टी शर्ट, जीन्स टॉप, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करें कल्चर की, कल्चरल इन्फ्लुएंस होने की, तो जो पावरफुल कंट्रीज है वो इन्फ्लुएंस कम हो रही है। हमें ही शौक चढ़ गया कि नहीं, इडली डोसा की जगह हम क्या करेंगे, बर्गर पिज्जा खाएंगे, है ना। सो फर्स्ट तो इसमें ये हो गया कल्चर का, बेसिकली कल्चर ऑफ द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डोमिनेंट सोसाइटी जो डोमिनेंट सोसाइटी, जैसे कि हम यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, ठीक है, वेस्टर्न, तो यही जो कंट्रीज है इनका जो कल्चर है ये हमें बेसिकली क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो जो पावरफुल कंट्री है, लेस पावरफुल डोमिनेंट सोसाइटी, डोमिनेंस या वेस्टर्न की बात करें तो बेसिकली ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसको, लेस पावरफुल सोसाइटी, इस पे डोमिनेंस कर रहे हैं। बट लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी कहा जाता है कि भाई कल्चर जो है या कल्चर इन्फ्लुएंस होना तो दोनों तरीके से है। अगर ये कुछ चीजें लेता है ना, तो ये कुछ इन्फ्लुएंस अगर होगा तो इन्फ्लुएंस करेगा भी, इनसाइड है आउटसाइड है, ठीक है। तो यहां पर ये कहा जाता है, जैसे कि एक कहावत है, बर्गर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर अ मसाला डोसा। बर्गर इज नॉट सब्स्टिट्यूट, जब आपको मसाला डोसा खाना है तब आप मसाला डोसा ही खाओगे, आप बर्गर नहीं खाओगे। लेकिन फिर भी तो हम ये इसके पॉजिटिव रूप से कह देते हैं कि हमें कहीं ना कहीं ये जो हमें वैश्वीकरण के कारण हमारी जो चीजें हैं वो, या फिर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वह ज्यादा हो गए हैं। ऑप्शंस पहले कम थे, अब हमारे पास ऑप्शंस कुछ ज्यादा हो गए, जो ऑप्शंस थे वो बेसिकली एक्सपेंड हो गए हैं। बट क्या ये सब्स्टिट्यूट है मसाला डोसा का, नहीं, है ना। तो यहाँ पर ये एक पॉजिटिव तरीके से इसको ले लिया जाता है कि ऑप्शन ज्यादा हो गए, बल्कि ना हमारी जो पुरानी चीजें या फूड था, कल्चर में क्या आता है, कल्चर मतलब होता है, कल्चर दैट मीन्स वे ऑफ लाइफ, है ना। कल्चर का सीधा सा मतलब होता है, संस्कृति क्या है, संस्कृति आपके जीवन का तरीका, आप क्या पहन रहे हैं, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, क्या परंपराएं हैं, कौन सा त्योहार मना रहे हैं, भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी संस्कृति का आपका हिस्सा, है ना। तो यहां पर मसाला डोसा क्या बर्गर का सब्स्टिट्यूट है? आपको जब बर्गर खाना है तो आप यही खाओगे, और जब आपको मसाला डोसा खाना है तब आप यही खाओगे। सो दैट मीन्स कि कल्चर जो है वह इन्फ्लुएंस इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरीके से होता है, केवल ये नहीं है कि हमने वेस्टर्न चीजों को लिया। एक और वर्ड है जिसे कि हम कहते हैं मैकडोनाल्डीकरण, कि अब जो कल्चर्स है ना उसका क्या हो रहा है, मैकडोनाल्डीकरण हो रहा है। मैकडोनाल्डिजेशन, ठीक है, मैकडोनाल्डीकरण। गांव गांव में पता है बर्गर पिज्जा, भाई गांव गांव में ऑर्डर हो रहा है, अब तो वहां पे भी शाखाएं खुल रही हैं इसके। क्यों? क्योंकि लोगों को पसंद आ गया। पसंद क्यों आ गया? पसंद इसलिए आने लगा है क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन हो गया, इसलिए तो हमारा कल्चर प्रभावित हो रहा है, हमारे खाने की आदतें प्रभावित हो रही है। एक और इसमें पॉइंट आता है जिससे कि हम कहेंगे सांस्कृतिक विभिन्नता, कि इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन के कारण हर एक जो संस्कृति है वह अपने आप में विशिष्ट होती जा रही है। जो संस्कृति है वह अपने आप में, क्योंकि वो कुछ कुछ चीजें क्या करती है, दूसरी संस्कृतियों से ले लेती है। सो इट्स हेटेरोजेनाइजेशन। अब जो संस्कृतियां, ये वर्ड याद रखो। सो हेटेरोजेनाइजेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि संस्कृतियों का विशिष्ट होना, संस्कृति का वैभिन्नकरण होना, ये इसका मतलब है। मैकडोनाल्डीकरण की हमने बात कर ली। इसके अलावा एक और हम बात कह सकते हैं कि जब हम मॉडर्न सोसाइटीज़ की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन के कारण जो कल्चर है वह लगभग सेम हो रहे हैं कल्चर, है ना। कि अगर हमने अमेरिका की ब्लू जीन्स पहनी है तो हो सकता है कि अमेरिका में भी किसी ने उस ब्लू जीन्स के साथ इंडिया का खादी का कुर्ता पहना हो, है ना, इंडिया का खाद्य। जैसे कि आप देखोगे कि आजकल जितनी भी स्मॉल, नितिन गडकरी की बात कर रहे हैं, नितिन गडकरी जी को आप सुनिएगा, बहुत अच्छी बातें वो करते हैं, बहुत बढ़िया फैक्ट उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि देखो हम अपने यहाँ की जो चीज़ें हैं, कि हमारे यहाँ का जितना भी खादी का कपड़ा वो सारा अमेरिका खरीद लेता है। उसके बाद वही स्मार्ट बेल्ट, अगर आप स्मार्ट वॉच की बात करेंगे तो वही बेल्ट में आपको मिल जाएगा खादी का।
खादी बेल्ट मिलती है, हमें वो बहुत पसंद आता है, हम उसको वहां से खरीदते हैं। लेकिन वही चीज अगर इंडिया में है तो आप उसको इंफीरियर समझ रहे हैं, आप उसकी क्वालिटी नहीं समझ रहे, नहीं खरीद रहे हैं। हो सकता है वो चीज यहाँ पर आपको 1,000 की मिल जाएगी, आप बाहर से कर रहे हैं, वो चीज आपको 2 या 3 या 4,000 में भी मिले, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं कि वही चीज जब घूम के आ रही है तो आपको वैल्यूबल लग रही है। यही तो बात है। क्यों? गांधी जी ने गलत थोड़ी कहा था, सही कहा था, वो समझ गए थे उस बात को, है ना, कि हमें कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी जो है वह अपने ट्रेडिशन और चीजों को लेकर आती है। कि अगर खादी का कुर्ता नॉर्मल जो है वह इंडियन जगह पर ऐसा मिल रहा है, या फिर यहाँ पे नॉर्मल सिल्क की, या फिर जिस तरह की जो भी साड़ी आप देखेंगे कि इंडियन ट्रेडिशन में जो है वह साड़ी का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत तरीके की साड़ीज है। अभी तो गवर्नमेंट आप देखेंगे कल्चर ऑफ मिनिस्ट्री जो है वह काफी प्रमोट कर रहा है साड़ी ट्रेडिशन को, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे अब बहुत ऑफिशियल कर दिया कि भाई साड़ी पहनना, इन दैट मीन्स कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, या फिर बहुत ही जाने किस तरह के ओकेजन में, बाकी आप डेली। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं हम एक तरह से गुलाम ही तो हो गए कि हमने क्या किया है कि अब हमने वेस्टर्न जो ट्रेडिशन था, हमने जो वेस्टर्न लाइफ थी, वेस्टर्न हमने, स्पेशली हम अमेरिका की बात करें, ज्यादा इन्फ्लुएंस है इंडियंस, है ना। अरे अमेरिका, चलो। तो यहां पर हम देखेंगे कि इससे संस्कृति जो है वह समान भी हुई है। जैसे कि हमने देखा कि ना केवल इंडिया में खादी का कुर्ता और ब्लू जीन्स है, बल्कि अमेरिका में भी आपको एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने G20 डेलीगेट्स की बात की कि सारी उन्होंने वेयर कर रखी थी, इसके अलावा बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि वो सारी वेयर कर रहे हैं, है ना, वो इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी। तो ये क्या हो गया कि यहां पर हम एक और वर्ड देते हैं, होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन दैट मीन्स समरूपता। और ये समरूपता किसकी है? कल्चर की, कल्चर होमोजेनाइजेशन, है ना। सो हमने मैकडोनाल्डीकरण की बात की, जेनेशन की बात की, एंड होमोजेनाइजेशन की बात की, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है? ये सांस्कृतिक समरूपता की हमने बात की, और सांस्कृतिक समरूपता के आगे जाकर ये पॉइंट भी आपको पढ़ना है कि सभी संस्कृतियां अब अपने आप में थोड़ी सी जो विशिष्ट है वह होती जा रही हैं, ठीक है। तो ये इसका कल्चर हो गया। इसके अलावा चलो कुछ और पॉइंट्स मैं बताती हूं। इंडियन सोसाइटी के बारे में हम कल्चर को लेके कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताती हूँ। जैसे कि द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज एक्सेस टू टेलीविजन, ठीक है। अब इस टेलीविजन से क्या हो गया? आप देखेंगे कि वो वेब सीरीज, जैसे कि एक वेब सीरीज है, मैं नाम भूल रही हूँ उसका, मनी करके कुछ है ना, वो वेब सीरीज जितनी बाकी जगह पे जहां पे बनी थी वहां फेमस नहीं थी, इंडिया में ज्यादा थी। मनी ईस्ट करके थी, पता नहीं ऐसे कुछ था। सो यहाँ पे क्या है कि टेलीविजन्स की अगर हम बात करें तो हमें वो सारी वेब सीरीज, अरे आपने ये वाली मूवी देखी है, मतलब अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग खुद को दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं कि ये हॉलीवुड की ये वाली मूवी देख, अरे ये तो बहुत अच्छी मूवी है। आपको लग रहा है ये क्या बात हो रही है, क्योंकि आप हॉलीवुड मूवीज देखते ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि अब ये जो एक्सेस ऑफ टेलीविजन, स्पेशली अभी आप देखेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करें, तो अब आपको ना तो सिनेमा जाने की जरूरत है, न कहीं आपके फोन में आप एक 200-300 जो भी रिचार्ज आप करते हैं आप उसको कीजिए, और आपको जो सारी आप देखेंगे कि हर देश की आप मूवीज जो है वो देख सकते हैं। तो ये क्या है कि बेसिकली अब अगर आप एंटरटेनमेंट सोर्सेस की बात करेंगे वो भी आपके बढ़ गए हैं, इवन चेंज हो गए। इवन अगर हम रूरल एरिया सैटेलाइट टेलीविजन की बात करें, है ना, तो इसमें चाहे आप मार्केट, सिटी, इंटरनेट फैसिलिटीज, है ना, एनीवेयर, and it is being extended to rural area also, though scheme like smart city mission। अगर स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत सारी चीजों का एक्सेस जो है वह इन सबको मिल चुका है, इंटरनेट मिल चुका है। आप देखें गांव के लोग जो है वह ज्यादा मॉडर्न हो गए, हो सकता है हम आप थोड़ा सा कम भी रह जाए, लेकिन गांव के लोग ज्यादा मॉडर्न हो गए बहुत सी चीजों को अपनाने में, है ना। चाहे वह कल्चर की बात हो, चाहे वह सोसाइटी के ट्रेडिशंस की बात हो, चाहे उनके क्लॉथ्स की बात हो। सो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ ग्लोबल फूड चेन एंड रेस्टोरेंट। आप हर जगह मैकडी, डोमिनो और इस तरह के जो फूड चेन रेस्टोरेंट्स हैं आप देख लेते हैं, आसानी से देख लेते हैं। लोग जानते हैं, अगर लोग जानते ही नहीं है कहीं पे मैकडी खुला हुआ है, आपको पता ही नहीं है कि आप वहां क्यों जाओगे, पर आपको पता कैसे चल गया कि मैकडी जैसा भी कुछ होता है, लोगों ने बता दिया, भले वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता सच में। तो यहाँ पर देखो, मुझे मतलब पर्सनली पसंद नहीं है। तो ग्लोबली अगर हम फूड चेन और रेस्टोरेंट्स की बात करें तो आप देखेंगे कि अर्बन एरियाज में बहुत छोटी से छोटी जगह पर आपको कुछ चीजें जो है वह मिल जाती है आसानी से, क्योंकि अब लोग चाहते हैं, डिमांड बढ़ गई। डिमांड कैसे बढ़ गई? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, है ना। एंड ग्लोबलाइजेशन का कॉज क्या था? जैसे जैसे हमने देखा कि इंटरनेट, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजीज जो है वह एडवांस होती गई, वैसे वैसे ये कमाल होता गया। मल्टीपल मूवी हॉल, बिग शॉपिंग मॉल, हाई राइज रेसिडेंशियल आर सीन एवरी सिटी।
आपको मूवी हॉल हर जगह मिल जाएंगे, आपको शॉपिंग मॉल हर जगह मिल जाएंगे। लोग सारे जो ब्रांड हैं आप देखेंगे कि ऐसे ब्रांड जो इंडिया में पता नहीं थे, अब वो, चाहे आप रील्स की बात कर लो कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, मैंने गुच्ची का बैग लिया, ये बैग हो सकता है 50,000 का हो, 1 लाख का हो, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि अब ये इस तरीके के जो ब्रांड है आप परिचित होने लगे। ये ब्रांड अब लोग अपना दिखाने के लिए कि नहीं मेरे पास इस चीज़ का ब्रांड है, तो खरीदते हैं लोग। द एंटरटेनमेंट सेक्टर इन इंडिया हैज़ नाउ ऑब्टेन्ड अ ग्लोबल मार्केट एंड आफ्टर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, आ गई ना बात 1991 की, बॉलीवुड एक्सपेंडेड इट्स एरिया एंड शो अ मेजर प्रेजेंस इन ग्लोबल स्केल। Bollywood movie are quite famous in Middle Eastern, many African country as well as Western countries also. ठीक है। अमिताभ बच्चन एक बार की बात बताते हैं कि जब वो अमेरिका गए हुए थे तो अमिताभ बच्चन की बहुत सारी ऐसी मूवीज रही जिसमें उनका नाम विजय रहा। तो किसी ने पूछा अच्छा विजय, अमिताभ बच्चन नहीं, विजय नाम। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखेंगे कि ना केवल हम हॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस को पहचान रहे हैं, बल्कि जो बॉलीवुड या फिर इंडिया की अगर हम बात करें कि साउथ इंडियन टेलीविजन है, इन सब के जो एक्टर्स हैं, मूवीज के जो एक्टर, RRR मूवी का एक सॉन्ग है ना जिसको कि अभी कोई अवार्ड भी मिला हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली ये जो एंटरटेनमेंट सेक्टर है ये भी ग्लोबली हो चुका है। तो कल्चरल इन्फ्लुएंस की वही बात हो गई कि ये केवल वन वे नहीं है ना, केवल इनसाइड नहीं है, आउटसाइड अब इसके इम्पैक्ट्स जो है वह देखने को मिलते हैं। चलिए सो अब हम बात करेंगे इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन की। वैसे तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी है बट फिर भी एक बार पढ़ते हैं। इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। सो बेसिकली जब अंग्रेज थे और अंग्रेज नहीं थे उसके पहले भी, ब्रिटिशर्स के पहले भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि IVC, अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो इस वक्त यहाँ पे मुद्रा यूज की जाती थी, जो पैसा यूज किया जाता था, वो मुद्रा आपको दूसरी सभ्यताओं में मिलती है। इसका मतलब ये था कि इस वक्त भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जो ट्रेड है वह होता रहा होगा, संभवतः जलमार्ग से या फिर जो भी रहा हो, वाटरवे से, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि IVC हम इस तरह की सभ्यताओं में भी ग्लोबलाइजेशन की बात कर लेते हैं। अगर हम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स की बात करें, ब्रिटिश रूल की बात करें, तो ब्रिटिश रूल में क्या था कि उन्होंने क्या किया हुआ था कि ज्यादातर जो रॉ मटेरियल है, कहते हैं कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति इसलिए हुई क्योंकि भारत जैसा रिच कंट्री था, भारत जैसा रिच कंट्री था, अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल का इंडिया क्या केवल एक्सपोर्ट बन के रह गया। वही बात है कि आज का खादी जो है वह सारा अमेरिका खरीद रहा है, फिर उसी पे लेबलिंग करके बेच रहा है, हम उसको खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि रॉ मटेरियल की बात करेंगे या फिर कपास की बात करेंगे, वो सारा इंडिया से ले रहा है, वहां पे जाके वह लिवरपूल मैनचेस्टर में कपड़े बना रहा है, वापस वो डंप कर दे रहा है इंडिया में, क्योंकि इंडिया का मार्केट बड़ा है। तो यहाँ पर क्या है कि रॉ मटेरियल का बेसिकली हम देखेंगे तो एक्सपोर्टर रहा इंडिया। वो बात और है कि इस एक्सपोर्ट में उसे कोई लाभ नहीं हुआ, है ना। सो यहाँ पर क्या इंडिया किसको, वेस्टर्न कंट्री, स्पेशली हम यहाँ पर ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन ने बहुत समय तक ये जो सोने की चिड़िया का मार्केट है बाकी लोगों के लिए बंद रखा, केवल अपने एक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए रहा, या फिर इस तरीके से कई तरीके से उसको रेगुलेट किया गया। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड एंड रॉ मटेरियल ये ब्रिटिशर्स के समय से रहा, एंड कंज्यूमर रहा ये फिनिश्ड गुड का। जैसे कि अगर हम अंग्रेजों की बात करें, उन्होंने रेल क्यों चलाई थी, क्या भारत का एडवांसमेंट हो, इसके लिए कहा जाता है कि जहां पर रेल आ जाए वहां पे मॉडर्नाइजेशन हो जाता है, आधुनिक हो जाता है वो देश, ठीक है। सो क्या रेल और आधुनिकता के बीच का क्या संबंध है, ये बात यूपीएससी ने इतिहास में हिस्ट्री के एक क्वेश्चन में बेसिकली पूछी हुई थी। तो यहां पर देखो कि इंपोर्टर रहा वह फिनिश्ड गुड्स का। अब इंपोर्टर ऐसा नहीं कि उसने मंगवाया था अपनी शर्तों पे, पटक दिया गया था, वहां पे डंप कर दिया गया था। भारतीय मार्केट में क्या किया था, और रेल इसलिए चलाई गई थी ताकि गांव के कोने कोने तक इस तरह से जो है वह बेचे जाए। ऐसे ही थोड़ी ना विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी, कब जलाई गई थी। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस बात करें, सो इंडिया डिसाइडेड टू बी सेल्फ सफिशिएंट कंट्री रादर देन बीइंग डिपेंडेंट ऑफ अदर। हमने सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बनने का जो डिसीजन है बेसिकली वह लिया। 1991 के रिफॉर्म्स मैंने आपको बताए, तो 1991 के जो रिफॉर्म्स थे जिन्हें कि हम LPG के रूप में जानते हैं, ठीक है, कहा जाता है कि इस वक्त हमें जरूरत किसकी थी, हमें हमारे जो बेसिकली उद्योग थे उनको संरक्षण देने की जरूरत थी, संरक्षणवाद, प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी, ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म।
सो बेसिकली अगर हम देखो संरक्षणवाद करेंगे, लेकिन इसकी अपनी प्रॉब्लम्स थी। संरक्षणवाद करना मतलब वही कि हम मान लीजिए किसी ए इंडस्ट्री को बढ़ाना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये जो टेक्सटाइल है, ये जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री टेक्सटाइल है, ये कंपनी आगे बढ़े, तो ये क्या करें, हम इसको बेसिकली हम देखते हैं कि बाहर से जो इंपोर्ट कर रहा था टेक्सटाइल और चीज़ों का, वो बंद कर देते हैं, हम संरक्षण दे रहे हैं कि चलो यहीं पे ये फले फूले उद्योग। लेकिन क्या था, इसकी अपनी प्रॉब्लम थी। इसकी प्रॉब्लम ये थी कि अगर गवर्नमेंट इस वक्त यहाँ पे ध्यान दे रही है, तो उसके हाथ से क्या जा रहा है, उसके हाथ से जा रहा है हेल्थ। वो हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, वह हाउसिंग पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, वह एजुकेशन पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, और इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसने प्रोटेक्शनिज्म की जगह एलपीजी को प्रायोरिटाइज किया, है ना। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में डीरेगुलेट किया गया था बहुत सारे सेक्टर्स को ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। सो बेसिकली हमने क्या देखा कि हेल्थ है, हाउसिंग है, प्राइमरी एजुकेशन है, डिड नॉट रिसीव द अटेंशन दे डिजर्व, है ना, एटिकेट अटेंशन जो डिजर्व ये करते थे, ये क्षेत्र नहीं कर पा रहे थे, और इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि बेसिकली बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो बेसिकली कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड किए गए थे, जैसे कि लाइसेंस की आवश्यकता थी बहुत सारे कामों को करने के लिए, लेकिन बाद में जो है वह गवर्नमेंट ने धीरे धीरे लिबरल कर दिया कि अब इसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये सब क्या था, लिबरलाइजेशन ही तो था, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी बात रेजिस्टेंस की। वैसे जो चीज़ें मैंने आपको बता दी, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस में मैंने नेगेटिव इम्पैक्ट भी बता दिया, लाइक डिस्पैरिटी का इंक्रीज होना, इससे यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो ना केवल इसे इंडिया बल्कि पूरे ग्लोब में, ऑल ओवर द ग्लोब इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, और इसे बताया जाता है बेसिकली कि रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म दैट मेक रिच रिचर एंड पुअर पुअरर। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो ये रिच है और जो पुअर है, बेसिकली इनके बीच का जो अंतर है वह बढ़ता जा रहा है, और एक जो डिस्पैरिटी है वह बढ़ती जा रही है। और ये डिस्पैरिटी बिटवीन द नेशन, रिच कंट्रीज वो जो कि डेवलप्ड या फिर वेस्टर्न कंट्रीज हैं, और कहीं ना कहीं इन वेस्टर्न का हमने लास्ट क्या देखा था, नेचुरल रिसोर्सेज वाले में या जियोपॉलिटिक्स जो रिसोर्सेज थे उसमें क्या देखा था कि ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज ने क्यों आखिर गुलाम बनाया इन देशों को, क्योंकि इन देशों के पास क्या था, नेचुरल रिसोर्सेज थे। जैसे कि कहा जाता था कि जो पेट्रोलियम का हिस्ट्री है, ये पेट्रोलियम नहीं बल्कि ये वॉर का इतिहास रहा है ना, पेट्रोलियम का नहीं बल्कि वॉर का हिस्ट्री है। तो ऐसा क्यों कहा था, क्यों बेसिकली जो वेस्टर्न कंट्रीज है वह क्यों नेचुरल रिसोर्सेज पर बार बार कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों वह आखिर जो कंट्रीज है उनको गुलाम बना रहे हैं ताकि उनके रिसोर्सेज को ले सके, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के एक इम्पैक्ट के रूप में बेसिकली इसको देखा जाता है। कल्चरली दे वरीड दैट ट्रेडिशनल कल्चर विल बी हार्म्ड एंड पीपल विल लॉस देयर एज ओल्ड वैल्यूज। हम अपनी पुरानी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ये केवल लेकिन पढ़ने तक सही है, हम इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, हम इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, है ना। आप जैसे कि आप टेक्नोलॉजी, अगर क्या ऐसा कोई फ़ोन होगा, मैं सैमसंग का फ़ोन यूज़ करती हूँ, इंडिया की कंपनी है, अच्छा लगा ले लिया, ग्लोबलाइजेशन, है ना। बस उसी का तो इम्पैक्ट है कि आपके पास 100 चीज़ें अवेलेबल हैं चारों तरफ, आपको लग रहा है इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी सर्विस अच्छी है, इसका प्राइस ठीक है, ले लो इसको, ठीक है, इसका रिव्यू अच्छा है मार्केट में, ठीक है, चलेगा, सर्विस देगा, 1 साल 1.5 साल चलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली अगर हम चाहे, हम ये देखें कि हम पहले क्या यूज़ कर रहे थे, आज हम क्या, आज हमारी मजबूरी हो गई चीज़ों को यूज़ करना, ज़रूरी थोड़ी ये स्मार्ट बोर्ड जिस पर मैं पढ़ा रही हूँ इंडिया में मेड इन इंडिया हो, है ना, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि ना केवल हम इस तरह से इकोनॉमिकली हम इसकी चीज़ों को देख पाते हैं, बल्कि हमारे जो मूल्य है, इवन जो हमारे ट्रेडिशन है, ये भी काफ़ी प्रभावित हुए हैं, हमारे जो कल्चर है, जो मूल्य है, और ज़्यादातर जानते हुए कल्चर प्रभावित हुए हैं, जो कि अगर हम ये देखें स्मॉल कंट्रीज़ हैं या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, है ना, या फिर हम देखें कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के मूल्यों को ही हमने अपनाया है। तो ये वाली बात है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हियर एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल नेटवर्क अलाइंग दीज दोज हु फील लाइक देम इन अदर कंट्री। एंड इसमें भी आप देखेंगे कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, दैट इज़ WSF वर्ल्ड सोशल प्लेटफॉर्म, ये भी इसकी अगेंस्ट काफ़ी है, जैसे कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, इसके अलावा एनवायरमेंटलिस्ट है, लेबर यूथ वुमेन एक्टिविस्ट अपोज द न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन। ये क्या करते हैं, वैश्वीकरण का प्रतिरोध करते हैं किसी किसी लेवल पर। किसी ने कल्चर को उठा के जो है रेजिस्टेंस कर दिया कि नहीं हमारा कल्चर खराब हो रहा है इस वैश्वीकरण के कारण, है ना, नहीं हमारा व्यापार जो है वह खराब हो रहा है। जो आप देखेंगे ग्लोबलाइजेशन में अब जिस चीज़ को अपनाएगा, डेवलपमेंट करो, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, अब उसमें एनवायरमेंट कहीं भी चला जाए कोई दिक्कत नहीं है,
एनवायरमेंट को आप क्या कर रहे हैं कि बेसिकली बैकफुट पे ला रहे हैं। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जो है वह ग्लोबलाइजेशन का है। अब इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में जो इफेक्ट है वह इंडिया, वैसे तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी बट फिर भी कुछ कुछ हम देख लेते हैं। इफेक्ट में हम देखेंगे जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन है, इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, सोशल एंड कल्चरल एक्सपेंशन है, ये सारी चीजें हैं। सो ग्लोबलाइजेशन क्या है? सेवरल एस्पेक्ट्स एंड कैन बी पॉलिटिकल, कल्चर, सोशल, इकोनॉमिक, आउट ऑफ विच फाइनेंशियल इंटीग्रेशन is the most common aspects, and India is one of the fastest growing economy in the world and are predicted to reach the top 3 in the next decades. सो बेसिकली क्या है कि इंडिया के कंसर्न्स अगर हम देखेंगे इंडियन सोसाइटी के, जैसे कि कल्चर की हम बात कर चुके हैं ग्लोबलाइजेशन को लेके, तो आखिर एडवांटेज तो देखो वैसे हमने देख लिए एडवांटेज, जैसे कि चाहे हम जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, हमारे ऑप्शंस की बात करें, उन सभी चीज़ों का बढ़ना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वह आएंगी, है ना। इन्वेस्टमेंट की बात करें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये सारी बातें हो गई, ठीक है। ज़्यादा स्किल्स अगर हमें मिल रही है, ये सारी चीज़ें इससे जुड़े हुए हैं। चैलेंजेस की वैसे तो हम बात कर चुके हैं बट कुछ और चैलेंजेस मैं आपको बताती हूँ। तो 4-5 चैलेंजेस और आप समझ लीजिए। जैसे कि फर्स्ट हम देखें कि अगर इंडिया की हम बात करेंगे तो अब हमने क्या किया, एक तरह से ओपन एक्सेस जो है वह दे दिया, और अगर हमने ओपन एक्सेस दे दिया तो बेसिकली इकोनॉमिकली हम देखें तो इंडिया का जो मार्केट है वह काफ़ी बड़ा है, ठीक है। और इंडिया के मार्केट से जितना बेनिफिट बाकी कंट्रीज को मिल जाता है उतना इंडिया को नहीं मिलता, उतना क्या है इंडिया को नहीं मिलता। तो डेफिनेटली एक चैलेंज है कि हमें क्या है, हमें उसका बेनिफिट कम मिल रहा है, ठीक है। सो ग्लोबलाइजेशन की बात करें, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये भी होता है कि इससे जो इंटरडिपेंडेंस है, बेसिकली एक दूसरे पर निर्भरता है, वह भी बढ़ रही है। और अगर एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ेगी तो ऐसे में और भी जो इश्यूज हैं बेसिकली वह होंगे। अगर हम पैरिटी बिटवीन द अंडर डेवलप्ड एंड डेवलप्ड की बात करें तो बेसिकली इसमें आपको क्या एक डिस्पैरिटी दिखाई दी जाती है, डिस्पैरिटीज। वेस्टर्न कंट्रीज को जितना बेनिफिट हो रहा है क्या बाकी कंट्रीज को भी उतना बेनिफिट हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कुछ बस। अब जैसे कि एनवायरनमेंट का इशू हमने देख लिया, ग्रेट इफेक्ट ऑन इकोलॉजी एनवायरमेंटल ऑफ नेशंस, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी इसमें ऐसी प्रॉब्लम्स है कल्चर को लेकर, बाकी सारे, तो ये सारे चैलेंजेस आप एक साथ लिख सकते हैं। सो हमने इस क्लास में क्या क्या देखा, लास्ट था आपका आज का क्लास एंड ऑफ बायोपोलरिटी। आप मैसेज करके बताइए कि आप चाहते हैं कि इसका एक रिविज़न क्लास हो, या फिर आप चाहते हैं कि अब आपके लिए जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वह स्टार्ट कर दिया जाए। आप क्या चाहते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना। जो भी बच्चे क्लास देखें कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि नेक्स्ट सीरीज हम उसी हिसाब से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप मैं अभी एक लाइव क्लास लेकर आऊँगी जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि हमने सारी जो पॉलिटिक एनसीईआरटी है वह अब आज ख़त्म कर ली, सारी एनसीईआरटी आपकी फिनिश हो गई, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे हम, और आपको इन क्लासेस को कैसे यूज़ करना है, एक लाइव सेशन करेंगे हम 1-2 दिन में, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि हमें रिवीजन करना है या फिर हमें आपके पास कोई और आइडिया है कि नहीं मैम एक क्लास में एक बुक का रिवाइज करा दीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। आप ज़रूर बताइए कमेंट करके, या फिर आप चाहते हैं कि हम कोई एडवांस सीरीज पढ़ें, सो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सो एंड ऑफ बायोपोलरिटी, कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर, साउथ एशिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, नेचुरल रिसोर्सेज, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हमारी खत्म हो गई। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन को समझा, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस, इंडिया ग्लोबलाइजेशन, रेजिस्टेंस एंड इंडिया में क्या क्या चैलेंजेस थे, ठीक है। क्लियर है। सो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण क्या है, कॉजेज, तो ये था हमारा आज का क्लास। अब आपको आगे कमेंट करके बताना है कि आप नेक्स्ट जो है ज्योग्राफी देखना चाहते हैं या फिर पॉलिटी का रिवीजन चाहते हैं। लाइव सेशन लेकिन एक बार मैं ज़रूर करूंगी ताकि आपको ये बताया जाए कि ये प्लेलिस्ट है और इसमें आपको जो यूज़ है वह इसका कैसे करना है। आप चाहे 24 में एग्ज़ाम दें, आप 25 में एग्ज़ाम दें, आप 26 में एग्ज़ाम दें, मेन चीज़ें या मेन कॉन्सेप्ट्स बच्चों कभी चेंज नहीं होते। कभी भी ग्लोबलाइजेशन को पढ़ोगे, आज से 2 साल बाद के एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ना है, तब भी ये क्लास आपके लिए उतनी ही यूज़फुल है। हाँ, एडवांसमेंट के पर्पज़ से हो सकता है कि अभी मैंने आपको ग्लोबलाइजेशन 4.0 पढ़ा दिया, उसमें कुछ चीज़ें और ऐड हो जाएँ, है ना, या फिर कुछ जो कंटेम्प्रेरी सीन होते हैं वो कुछ चेंज हो जाएँ। अदरवाइज सारी चीज़ें लगभग सेम रहती हैं और स्टैटिक चीज़ें बदलती नहीं हैं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।